इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब गॉड्स यानी देवता जमीन पर राज करती थी, यहाँ की रखवाली करती थी, तभी गॉडेस यानी देवी ने कसम खाई थी कि मैं अपने लोगों का ख्याल रखूंगी, हमेशा उनकी हिफाजत करूंगी। जिस मकसद के लिए वो अपनी ताकत, जिसका नाम कोस्मो था, उसे इस्तेमाल करके कुछ नाइट्स बनाती है, यानी कुछ गार्ड प्रोटेक्टर जो कि लोगों की हिफाजत करेंगे। वो नाइट्स गॉडेस की कोस्मो पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों से लड़ते हैं और बड़ी आसानी से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों ने सभी गॉड्स और गॉडेस को भुला दिया और ये बस अफसाना ही बनकर रह गई। यानी कि लोगों ने गॉड्स और गॉडेस को ऐसे भुला दिया जिसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन फिर 18 साल के बाद वही गॉडेस इंसान के रूप में पैदा हुई, उसका दूसरा जन्म हुआ। तभी गोल्डन नाइट ने अपनी जान गंवाकर उस बच्चे की जान बचाई। इसके बाद प्रेजेंट टाइम इन मौजूदा वक्त में हम एक लड़के सिया को देखते हैं जो सड़क पर रहता है क्योंकि रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं है। वो अपनी बड़ी बहन जो कि लापता है उसे याद करता रहता है और हर वक्त उसे ढूंढने की कोशिशों में ही मसरूफ रहता है। अभी जब वो बैठा अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था कि तभी यहाँ एक आदमी जो कि रिंग का मालिक था, इन्हें जहाँ लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी जाती है, वो आकर सिया को कहता है कि तुम्हारे लड़ने का वक्त आ गया है। इसीलिए सिया रिंग की तरफ जाने लगता है। तब रिंग का मालिक उसे रोककर कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, रिंग में जाकर नाचने मत लग जाना, लड़ना है और खूब लड़ना है। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ने आ रहा है वो बहुत बहादुर है, ताकतवर है और इस लड़ाई की कोई असूल नहीं है। ये तब तक चलती रहती है जब तक कि आखिर में कोई हार नहीं मान लेता। लड़ाई में आखिर में जो कोई भी हारेगा उसका लड़ना हमेशा के लिए इस रिंग से बंद हो जाएगा। अब सिया और वो ताकतवर आदमी लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन वो दूसरा तो लड़ने के लिए इतना पुरजोश था कि वो हाथ से धकेल कर रेफरी को ही गिरा देता है, जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगे। यहाँ सिया ठीक से लड़ ही नहीं रहा था, वो तो उसके मुक्कों और किक्स जब वो टांगों से मार रहा था उसे बस रोकने में लगा था। जैसे कि दूसरा आदमी ऊपर चढ़ के जैसे उसे मारने लगा, सिया पीछे हट गया। फिर जब सिया नीचे गिरा तो वो दूसरा इंसान बार बार उस पर किक्स कर रहा था, जिससे आसानी सिया बच रहा था। ये देखकर रिंग के मालिक को सिया पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो खुद रिंग में आकर घूमता है और काफी ऊपर जाकर दूसरे इंसान को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और अब बारी थी सिया की। उसे देखकर सिया पीछे हटने लगता है। तब रिंग का मालिक उसे पकड़कर गर्दन पर कई बार मुक्के मारता है, फिर उठकर जोरदार किक मारता है, जिससे सिया दूर जाके गिरता है। अब सिया जैसे उस पर वार करने आया, रिंग के मालिक ने उसे बच्चों की तरह पकड़ के दूर उठा के मारा। उसे इस तरह मार कर रिंग का मालिक सजा दे रहा था कि तुमने अपने बॉस की बात नहीं मानी, हालांकि मैंने तुम्हें लड़ने को कहा था। फिर जाली के साथ लगाकर उसे बार बार मुक्के मारता है, कहने लगा सिया लड़ो मुझसे, लड़ो, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे लड़ना है पर तुम नहीं लड़े, तो अब लड़ो, यहाँ मुझसे लड़ो। लेकिन सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ पाता क्योंकि जख्मी हो गया था। इसे देखकर वहाँ के लोग रिंग के मालिक के लिए नारे लगाने लगते हैं। अब सिया यहाँ होश में आने की कोशिश करने लगा, जहाँ तभी उसे अपनी बहन का ख्याल आने लगा। वो जैसे ख्याल से बाहर आया, उसकी हालत अजीब सी हो गई, जिसके साथ ही उसके जिस्म से बहुत सारी कोस्मो पावर बाहर निकलने लगी, जिसकी ताकत इतनी थी कि रिंग का मालिक दूर जाके गिरता है। अब रिंग का मालिक तो दोबारा खड़ा हो जाता है पर सिया नहीं हो पाता, जिस वजह से रिंग के मालिक को चैंपियन कह दिया जाता है, यानी कि इस लड़ाई को वो जीत गया है। लेकिन तभी सिया उठता है, एक जोरदार किक उसे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। सिया अब जाता है लॉकर रूम में, जहाँ सब लोगों के सामान पड़े थे। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसके पास आकर कहने लगा कि कोई आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जानता है, तुम्हारी बहन के बारे में भी कि वो गुम हो गई है, उसे ढूंढने में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उधर रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ आज मुझे एक लड़का मिला है जिसके पास कॉस्मो पावर है। अब सिया को एक अंधेरी वाली जगह पर ले जाया गया, जहाँ उसे मिलने एक बिजनेसमैन आता है जो वॉरियर यानी योद्धा भी था। वो सिया को एक काफी पुरानी जंग का किस्सा सुनाता है और बताने लगा कि मेरी वाइफ जिसका नाम वेंडर है वो बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत सारे वॉरियर्स भी है, जिनके अंदर भी बहुत सारी ताकतें हैं। वो अब गलत रास्ते पर निकल चुकी है अपने मकसद के लिए, जिस वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ मुझसे लड़ने यहाँ आती होगी और अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें सही का साथ देना है या गलत का। जिस सुनकर जाहिर है सिया उसका हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी यहाँ उसकी वाइफ वेंडर के सिपाही तबाही मचाते हुए आ जाते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि सच में उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। आते ही वो इनके सिपाहियों को उठा कर मार गिराते हैं। हालांकि ये लोग भी उनका सामना करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, पर वो बहुत ताकतवर थी। सब सिपाहियों को ढेर करने के बाद अब वो सिया और उस वॉरियर वेंडर के हस्बैंड के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो दोनों जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई। वेंडर की सिपाही उनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी सामने से एक आदमी जो पायलट था वो आकर इनकी जान बचाता है। जो सिपाही इनके पीछे पड़े थे वो उनको शूट करके इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि हम बच गए, लेकिन दुश्मन अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। इन
पर लगातार बॉम्ब गोलीबारी की जा रही थी। लेकिन जब इनसे कुछ नहीं होता तो इन लोगों पर मिसाइल्स का हमला किया जाता है इनको रोकने के लिए, ताकि सिया को पकड़ा जा सके, क्योंकि इन दुश्मन लोगों का टारगेट वही था। उसे पकड़ने की वजह ये थी कि उस दिन कॉस्मो पावर को उसके अंदर से निकलते देखा गया। अब ये लोग बचते बचाते एक सुरंग में आ जाते हैं, जहाँ जाने से रोकने के लिए भी इन पर गोलीबारी की जाती है। बड़े से मिसाइल से हमला किया जाता है, लेकिन ये जैसी तैसी वहाँ से बच निकलते हैं। अब सिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे जानना था, इसीलिए वो इस बारे में वेंडर के हस्बैंड से पूछता है। तो वो अपने पायलट साथी को कहता है कि इस लड़के को बेहोश कर दो। जैसे सिया को बेहोश किया जाता है, उसे ख्याल आया जिसमें वो अपनी बहन को देखता है कि जब सिया छोटा बच्चा था तब उसकी बहन उसे अलमारी में छुपा रही होती है और उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। वो जैसे अलमारी का दरवाजा बंद करने लगी, वहाँ धमाका हुआ और अलमारी का दरवाजा झटके से खुद ही बंद हो गया। जिसके बाद बहुत सारे सिपाही अंदर आए, उनके पास बहुत सारे बॉम्ब थे और वो सिया की बहन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सिया ने वेंडर को भी देख लिया था और अब उसे जैसे होश आई, वो खुद को एक प्लेन में पाता है, जहाँ उसके साथ वेंडर का हस्बैंड और पायलट भी था। सिया काफी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो सच जानना चाहता था। तब वो आदमी अपने बारे में बताने लगा कि मैं एक वॉरियर हूँ, ये तो तुम जान ही गए हो, पर पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। ये सारी बातें बताते बताते वो उसे काफी पुराने वक्त की चीजें भी दिखाता है और शुरुआत वाली गॉडेस के बारे में बताता है कि उनका दूसरा जन्म इंसानी रूप में हुआ है और अभी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उस गॉडेस का ख्याल रखोगे जो इंसानी रूप में है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अब उसका गार्डियन, उसका प्रोटेक्टर बनना है। इन सब बातों पर सिया को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जब वो उसकी बहन के बारे में बात करता है तो सिया को रुकना पड़ता है और वॉरियर बताता है कि जैसे कि तुम जान गई हो कि तुम्हारी बहन को मेरी वाइफ और उसके सिपाही अगवा कर ले गए हैं, तो असल में वो तुम्हारे घर इसलिए पहुंची क्योंकि उसे तुम्हारे घर से कॉस्मो सिग्नल मिली थी। तब तुम्हारी बहन तुम्हें अलमारी में इसलिए छुपा रही थी ताकि तुम्हारी जान बच जाए, वेंडर के हाथ तुम न लग जाओ। इसके बाद वो सिया को एक लड़के से मिलवाता है जो उसकी अपनी बेटी थी, जिसका नाम सियाना था। अब सियाना और कोई नहीं बल्कि गॉडेस की दूसरे जन्म का इंसानी रूप है, जो सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें एक आर्मर वाला लॉकेट था। आर्मर यानी मेटल का सूट जो ताकतवर मजबूत होता है और पूरे जिस्म को कवर करता है। ये लॉकेट सियाना ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि इसके बगैर वो वेंडर के सिपाहियों को हरा नहीं पाएगा। अभी भी इन बातों पर यकीन करना सिया के लिए मुश्किल था, तो वॉरियर कहता है अच्छा चलो पहले खाना खा लेते हैं, जब हमारा दिमाग चलेगा तब हम आगे की डिस्कशन करेंगे। वेंडर अपने खास आदमी के साथ रिंग की मालिक के पास गई और उसे काफी डांटती है कि उस दिन तुम्हारी गलती की वजह से सिया वहाँ से भाग निकला, जरा सा भी तुम दिमाग से काम लेती तो आज वो हमारे पास होता। अब सियाना और उसके डैड यानी वॉरियर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ सियाना सिया से काफी मुतासिर होती है कि ये कैसे पूरा चम्मच खाने का भर भर के खाता है, बहुत अच्छे से खाता है, जरा सा भी खाना जाया नहीं करता। जिस पर सिया कहता है कि हाँ ऐसा ही है, हम सड़क पर रहने वाले लोगों को जब भी खाना मिलता है तो हम ऐसे पेट भर के खाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। तब यहाँ पायलट आ गया जो वॉरियर को किसी काम से बाहर ले जाता है और सिया और सियाना बात करने लगती है। सिया उसे पूछता है हाँ बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि तुम तो एक गॉडेस हो ना। इस पर वो कहती है कि नहीं फिलहाल मैं नहीं हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं गॉडेस बन जाऊंगी। मगर ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। वो ये बातें बता ही रही थी कि तभी उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसके अंदर से भी पर्पल रंग की कॉस्मो पावर निकलने लगती है और आसपास का सब कुछ काला पड़ जाता है। वहाँ अंधेरा छा गया जिसमें इस तरह के बदलाव होने से सियाना को बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी देर में सियाना के डैड पायलट और कुछ सिपाही अंदर आए। सिपाही उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, दूर दूर जाके गिरते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर सिया उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरियर उसको पार जाने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि नहीं इसके नजदीक मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। फिर जैसे सब नॉर्मल हुआ, सियाना नॉर्मल हुई, तो सिया पूछता है कि आखिर सियाना को हुआ क्या था। तब सियाना के डैड बताते हैं कि ये गॉडेस का दूसरा इंसानी रूप है, पर क्योंकि जिस्म इंसान का है तो गॉडेस की कॉस्मो पावर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे इस बिल्डिंग में लगी डिवाइस को इस कॉस्मो एनर्जी का पता चलता है, बिल्डिंग खुद को ब्लॉक कर देती है ताकि ये सिग्नल्स बाहर न जाएं और वेंडर को सियाना के बारे में पता न चल जाए। अब सियाना उसे दुखी होते हुए बताती है ऐसा समझ लो मैं यहाँ किसी कैद में हूँ, एक कैदी जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। उधर रिंग का मालिक वेंडर के सिपाही से लड़ता है। वो काफी बहादुरी से एक दूसरे का सामना कर रही थी। अब हालांकि वेंडर के सिपाही ने आर्मर भी पहन रखा था, लेकिन फिर भी रिंग का मालिक उसे लड़ने की कोशिश कर ही रहा था। इससे वेंडर अंदाजा लगा लेती है कि रिंग का मालिक ताकतवर तो है पर इतना नहीं कि वो सिया को हरा सके, इसीलिए वो इस पर अपनी नई टेक्नोलॉजी का आर्मर इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उधर सिया और सियाना अकेले में बात करते हैं।
हैं और वो उस दिन को याद करने लगती है जब वो छोटी बच्ची थी और कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तब गोल्डन नाइट ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। आगे सियाना बताती है कि जैसा कि मैं गॉडेस का दूसरा जन्म हूँ, तो जाहिर है वेंडर और उनके हस्बैंड की असली बेटी नहीं हूँ। उन्होंने तो मुझे बस गोद लिया था, लेकिन जो मेरी मोम थी वो तो हर वक्त अपने मकसद को पाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी में लगी रही, जबकि उनके हस्बैंड ने सारी जिंदगी बाप बनकर मेरा ख्याल रखा। यह सिया बताता है कि मेरी बहन भी बहुत बहादुर है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ख्यालों के बारे में भी बात करते हैं जो इनको आया करती थी, जिसके बाद सिया फैसला करता है कि एक अच्छा नाइट बनने के लिए अब मैं सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लूंगा। इससे मैं अपने कॉस्मो पावर को भी समझ लूंगा और अपनी बहन को भी ढूंढ लूंगा। रात में वेंडर का खास आदमी उसे पूछता है कि आखिर आपने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया, और वो भी रिंग के मालिक पर। तो वेंडर जवाब देती है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम सिया को न ढूंढ पाएंगे और न ही लड़ पाएंगे। इसी के जरिए हमें पता लग सकता है कि वो लोग कहाँ हैं, और क्योंकि ये काम रिस्की है इसलिए मैंने रिंग के मालिक को चुना। अगली सुबह सिया अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला होता है, जहाँ सियाना उसे बहुत सारा खाना देती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे को बड़े गौर से देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को प्यार हो गया है। तो जब सिया प्लेन में आकर बैठता है तो पायलट उसे समझाता है कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि गॉडेस का कोई दोस्त नहीं होता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। इससे सियाना के डैड को भी काफी हैरानी होती है, इसीलिए वो उसे पूछती है कि बेटा तुमने उसे खाना क्यों दिया। इस पर वो जवाब देती है कि हो सकता है ये उसका आखिरी खाना हो, क्योंकि वो सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने जा रहा है जो इतना आसान नहीं है। ये ट्रेनिंग जानलेवा भी हो सकती है। अब जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंची तो सिया पायलट से पूछता है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। इस पर इशारे से पायलट समझाता है कि तुम्हें इस चट्टान के ऊपर जाना है। जिसके बाद ये सिया चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि इस बीच तूफान भी आ गया। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार ऊपर आकर उसे एक सिल्वर नाइट मिल ही जाती है। यह सिया उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं भी एक नाइट ही हूँ, लेकिन अभी इतना ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने आया हूँ। सिल्वर नाइट उसे कहती है कि अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है। गॉडेस की हिफाजत जो इंसानी रूप में है, इन्हें सियाना की। सुनकर सिया कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो यहाँ ट्रेनिंग इसलिए लेने आया था ताकि बहादुर नाइट बनकर अपनी बहन को ढूंढ सके, इसलिए नहीं कि गॉडेस की हिफाजत करे। जिस पर सिल्वर नाइट उसे ट्रेन करने से मना कर देती है। सिया ये देखकर उसे कहता है, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो आप एक मौका और दे दीजिए। इस पर सिल्वर नाइट उसके सामने छोटा सा पत्थर रख के उसे तोड़ने का कहती है। यह सिया अपना मौका बनाकर वो पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर टूटना तो दूर की बात, उसके अपने ही हाथ पर चोट लग जाती है। जो देखकर सिल्वर नाइट कहती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं एक ऐसी खास चीज से बनी है कि नाइट्स अगर चाहें तो एक बार में उस चीज को खत्म कर दे और उसे राख बनाकर उड़ा दे। और वो सिया को कहती है कि अपने अंदर फोकस करो, ध्यान लगाओ और तुम्हारी जो पावर है यानी कॉस्मो पावर उसे महसूस करो। पर इस दौरान सिया को ख्याल आने लगे जिसमें उसकी बहन की यादें उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो फोकस करके ही रखता है। जो देखकर सिल्वर नाइट उसे आगे भी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। उधर वेंडर की बिल्डिंग में उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी रिंग के मालिक पर इस्तेमाल कर ही ली थी और आज उसका रिजल्ट उनके सामने आ चुका था। उसके जिस्म को रोबोट की तरह मजबूत मशीन जैसा बना दिया था। पूरा जिस्म आर्मर से कवर था। अपना ही नया जिस्म पाकर रिंग का मालिक बहुत खुश था। अपनी ताकत आजमाने के लिए वो सिपाहियों से लड़ने लगा। जी हाँ, वो सिपाहियों को तो आराम से हरा पा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी ताकत वेंडर पर आजमाना चाहिए तो वो कुछ भी नहीं था उसके सामने। ट्रेनिंग में सिया लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर सिल्वर नाइट उसे बड़ी आसानी से बार बार हराती रहती है। वो एक भी बार खुद पर चलने नहीं देती। सिया को उठा उठाकर दूर दूर फेंक के मारती है, यहाँ तक कि वो उसे लड़ती लड़ती हवा में भी ले गई और अपनी ताकत से सारे पत्थरों को हवा में उठाकर वहाँ ही रोक देती है। फिर सिया को नीचे लाकर समझाती है कि कॉस्मो पावर ही तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम्हें बाहर आने देना होगा। और अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो और आगे चलकर जंग भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत को पहचान कर जंग में इस्तेमाल करना होगा। सियाना एक सपना देखती है कि उसके अंदर से बहुत सारी कॉस्मो पावर बाहर निकल रही है, जो उसके कंट्रोल से इतनी बाहर हो गई है कि उसकी वजह से दुनिया तबाह होने लगी है। इस सपने से वो बहुत डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके डैड जल्दी से आकर उसे संभालती है और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। इस पर वो बताती है कि डैड, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसमें पूरी दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडेस थी। उधर सिया पर सिल्वर नाइट की बात असर कर गई थी और अब वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। दिन ब दिन उसकी ट्रेनिंग बेहतर होती जा रही थी। इस दौरान उसे बार बार उसकी बहन का ख्याल भी आता है, जो उसे यही कहती है कि मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हर अच्छे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। रात को जब दोनों बातें कर रही थी तो सिल्वर नाइट सिया को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा माजी बहुत तकलीफ दे है, दर्दनाक गुजरा, पर फिलहाल तुम्हें उसे भूलना होगा और जो आने वाला तुम्हारा
वक्त है उसके लिए तैयार रहो। अगली सुबह दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हुई, जहाँ सिया बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। दिन ब दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई थी और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब वो सिल्वर नाइट को बड़ी आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसने जैसे मुक्का मारा वो दूर जाके गिरती है, जिससे सिया को बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद वो पत्थर को भी एक ही झटके में बआसानी तोड़ देता है। अब हर रोज वो इतनी मेहनत करता है कि आखिरकार अपनी कॉस्मो पावर पर कंट्रोल हासिल कर ही लेता है। ऐसा होते ही वो अपने से भी बड़ा पत्थर सामने रख के जोरदार उस पर मुक्का मारता है, जिससे वो पत्थर भी झट से टूटकर खाक बन के उड़ जाता है। इसी के साथ उसका लॉकेट हवा में उड़कर बड़ा होना शुरू हो गया। वो फैलते फैलते बहुत बड़े साइज का बन जाता है और अब वो एक छोटी सी लॉकेट से बहुत बड़ा आर्मर बन गया था और सिया के जिस्म पर धीरे धीरे आने लगता है। इस दौरान कॉस्मो पावर भी उसके जिस्म से निकलने लगती है और अब यहाँ आखिरकार वो बहादुर सही मानों में नाइट बन ही जाता है। तभी अचानक उसके सर में जोरदार दर्द हुआ, जिसके साथ ही उसे ख्याल आने लगा। इसमें वो देखता है कि जब वेंडर ने मेरी बहन को अगवा किया उस वक्त वहाँ वेंडर के हस्बैंड यानी सियाना के डैड भी थे, जिससे वो समझ गया कि मेरी बहन की अगवा होने में वेंडर के हस्बैंड का भी हाथ है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो उनके घर जाने लगा ताकि जवाब पा सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जैसे अंदर गया, पायलट और पूरी आर्मी उसे रोकने की कोशिश में लग जाती है, पर तभी यहाँ सियाना आई जो उसका हाथ पकड़ के बाहर लाती है और बाइक पर बिठाकर कहीं दूर ले जाती है और वहाँ जाकर उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या था। वो कहती है कि डैड ने जो भी किया वो तुम्हारी बहन की भलाई के लिए ही किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन बच्ची थी और वो अपनी कॉस्मो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। फिर वो बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे अंदर पावर्स एकदम फट के बाहर निकली, जिससे मेरी मोम वेंडर का एक हाथ तबाह हो गया। तब मेरे डैड ने गोल्डन आर्मर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उनके हाथ को ठीक किया, पर उसका एक बुरा असर हुआ। मेरी मोम को तब से ही जिंदा रहने के लिए कॉस्मो पावर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो ऐसे बच्चों को तलाश करती है जिनके अंदर कॉस्मो ताकत पाई जाती है। मोम ने तुम्हारी बहन को अगवा कर तो लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में कॉस्मो पावर उसमें नहीं बल्कि तुम में है, तो तब से वो तुम्हारा पीछा भी कर रही है। अब हालांकि ये बात सामने आ गई थी कि तुम्हारी बहन में कॉस्मो पावर नहीं है, पर उसे छोड़ने की बजाय अपनी हिफाजत में रखा गया क्योंकि उसकी जान को खतरा था। दरअसल सबको लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है और वो जो छुपा रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि तुम थे सिया। अब मेरी मोम को पता चल गया था कि गॉडेस का दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए मेरे डैड ने केयर किए गए सभी बच्चों को आजाद कर दिया। इसमें तुम्हारी बहन भी शामिल है, क्योंकि वो जानते थे कि गॉडेस की जो कॉस्मो पावर है वो मेरी मोम के लिए काफी होगी। पायलट आकर सियाना के डैड को बताता है कि आपकी वाइफ वेंडर अपनी पूरी फौज लेकर हमारी तरफ आ रही है। तो वो कहती है कि मैं अकेला यहाँ रुकूंगा, बाकी सब लोग चले जाएं। सियाना उसे कहती है कि मुझसे वादा करो, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मुझे रोकोगी। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी वेंडर की जहाज आने लगती है, इसीलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। पर सियाना अपने डैड को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर जाने लगी, जहाँ पर एक धमाका हुआ और वेंडर के सिपाही अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। आते ही वो यहाँ के सभी गार्ड्स पर आसानी से हमला करके उन्हें मार गिराती है और उनकी पूरी सिक्योरिटी को भी तोड़ के रख देती है। पायलट जो प्लेन की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसके सामने भी सिपाही आकर उसे रोकने लगते हैं और यहाँ इनके बीच भी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वेंडर यहाँ आकर अपने हस्बैंड से मिलती है और जब भी दोनों अपने माजी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी यहाँ सिया और सियाना आ जाते हैं। अब रिंग का मालिक जो रोबोटिक था वो आकर वेंडर के हस्बैंड से लड़ने लगता है। हालांकि वो भी उसका सामना करती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ताकतवर था इसलिए बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। वो भाग कर आया हमला करने के लिए, पकड़कर बार बार दीवार पर देखकर मारता है, इससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। बाहर भी सिया और वेंडर के सिपाहियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ वो इन पर भारी वार कर रहा था। हवा में उठकर वो उनको जोरदार किक्स करता है, इससे वो वहीं ढेर हो जाती है। इतनी देर में रिंग का मालिक वहाँ आ जाता है सिया से लड़ने के लिए। इसे देखकर वो भी अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि आर्मर उसके जिस्म पर भी चढ़ जाए, लेकिन किसी वजह से फिलहाल वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। पर फौरन आकर रिंग का मालिक उसे लड़ने लगता है। हालांकि सिया बगैर आर्मर की उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। पायलट भी सभी सिपाहियों को हराकर अपने प्लेन में आकर बैठ जाता है और फौरन यहाँ से निकल जाता है। वेंडर के हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकने के लिए वहाँ बहुत सारे धमाके करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ वहाँ हर तरफ तबाही तो मची, पर वेंडर को कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है वो बहुत ताकतवर थी। सिया भी दूर जाके गिरता है क्योंकि वो रिंग के मालिक से हार चुका था। अब जहाँ वेंडर के हस्बैंड ने धमाका किया था वहाँ बॉम्ब की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जबकि सियाना को पकड़कर वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। वेंडर जो कि उसकी मॉम थी उसे अपनी बिल्डिंग में ले आती है, पर जब सियाना को ये पता चलता है कि मेरे डैड मारे गए तो वो बहुत दुखी होकर
रोने लगती है। वेंडर उसे वहाँ एक जगह पर लिटा देती है ताकि सियाना को खत्म किया जा सके। अब वेंडर इस बात से दुखी थी कि मैं अपनी ही बेटी को मारने जा रही हूँ, पर ऐसा करना जरूरी था इंसानियत को बचाने के लिए। इसीलिए वो अपने खास आदमी को कहती है कि फौरन प्रोसेस शुरू करो। अब जब सिया को होश आई तो वो आसपास देखने लगता है, पर यहाँ सियाना को ना पाकर वो काफी उदास हो गया। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं पूरी नहीं कर सका। तभी उसे सिल्वर नाइट का ख्याल आया जो उसे समझाती है कि तुम्हें असल में किस किस का ख्याल रखना है। तब फोकस करने पर उसे अपना बचपन दिखा और वो फैसला करता है कि अब मैं अपनी और सियाना की हिफाजत करूंगा, जिसके बाद अपनी बहन की भी जब वो मिल जाएगी। अब वो ख्याल से वापस आकर पायलट के साथ सियाना को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर जैसे ये उनकी बिल्डिंग के पास पहुँचे उन्हें इनकी आने का पता चल जाता है और वो इन पर गोलियां बरसाने लगती हैं, जिससे इनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। तो जाहिर है अब इन्हें कूदना पड़ना था, पर कूदने से पहले सिया अपना आर्मर एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बआसानी जमीन पर उतर जाता है और उसके जिस्म पर कवर यानी आर्मर आ चुका था। अब बहादुर नाइट बनकर वो सब करता है जो उसे करना चाहिए था। उसे देखते ही सिपाही मारने के लिए आगे बढ़े, पर वो बड़ी आसानी से सभी को मार गिराता है। एक ही साथ में वो 2 सिपाहियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद उसकी लड़ाई हुई रिंग के मालिक के साथ। वो उसे इतना बुरा मारता है कि उसके जिस्म की बहुत सारे हिस्से खराब करके रख देता है। फिर उसे नीचे गिरा के मारता है, जिससे वो इस लड़ाई में हार गया। और अब जैसे सियाना को मारने का प्रोसेस शुरू हुआ, वेंडर को लगता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, इसीलिए वो अपने आदमी को कहती है कि जल्दी से इस प्रोसेस को बंद करे, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। तब वेंडर अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे रोको, पर उसका साथी यहाँ अपना असली रूप सामने लाता है। रूप बदलकर वो एक नाइट बन जाता है, क्योंकि उसके जिस्म पर भी आर्मर आ चुका था। वो अपने सामने आने वाले सिपाहियों को एक ही झटके में अपनी ताकत से मार गिराता है। पता चला कि वो पहले अच्छा हुआ करता था और बहुत पावरफुल भी, लेकिन बाद में शैतानों ने उसे कमजोर कर दिया। इसके बाद वो बड़ी आसानी से बाकी सोल्जर्स को भी मार गिराता है। उसे देखकर वेंडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसे उठाकर दूर फेंक के मारता है, क्योंकि उसकी ताकतों के आगे वेंडर कुछ भी नहीं थी और वो उसे आसानी से हरा देता है। वो अपनी खतरनाक ताकतों से वेंडर को खत्म कर ही देता कि तभी यहाँ सिया आकर उसे मारकर ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और अभी लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत पर आ गई। दोनों के जिस्मों से कॉस्मो पावर निकल रही थी और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। जोरदार बार बार वार किया जा रहा था। वो इतनी ताकतवर थे कि आसपास की बिल्डिंग्स उनकी वार से टूटती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को किक्स मार रही थी, हवा में उड़कर वापस आकर जोरदार वार कर रही थी और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती है। इनके ऐसे जोर से लड़ने की वजह से वहाँ धमाका भी हो जाता है। इससे इन दोनों को तो कुछ नहीं होता, पर वहाँ तबाही मच गई। उधर वेंडर उठी और अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को बंद कर देती है। जहाँ इसी बीच सियाना भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वो हवा में तैर रही थी क्योंकि उसके जिस्म से गॉडेस बाहर आ रही थी। ये देखकर एक नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठाकर काफी दूर फेंक के मारती है। अपनी ताकतों से सियाना सिया से राब्ता करती है और उसे उसका वादा याद करवाती है कि जब उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई तो सिया आकर उसे रोकेगा। तब सिया वहाँ आकर बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है, कहने लगा कि अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। ये सुनने के बाद सियाना जज्बाती होकर रोने लगी। किसी तरह खुद पर काबू पा लेती है और गॉडेस को बाहर आने से रोक लेती है। फिर जैसे सब नॉर्मल हुआ, आसपास का सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ सियाना को गोद में लेकर होश में आने में मदद करता है। अब सियाना होश में आने के बाद अपनी मोम वेंडर से मिलने जाती है, जहाँ वेंडर उससे माफी मांगती है कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सियाना अपनी मोम को माफ कर देती है और अपनी ताकतों से अपनी मोम का हाल बिल्कुल ठीक कर देती है। मतलब अब उसकी मोम हमेशा ठीक रहेंगी, यानी जिंदा रहने के लिए अब उन्हें कॉस्मो पावर वाले बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये बात सामने आई कि अब सियाना अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती है, जिससे दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों जब अकेले बैठे थे तो सिया को समझ आ गई थी कि गॉडेस को जगाने से बहुत सारे पुराने गॉड्स का ध्यान भी हमारी तरफ आ जाएगा, और क्योंकि वो खतरनाक हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमें और भी नाइट्स ढूंढने होंगे और उन्हें ट्रेन करके पावरफुल बनाना होगा। पर सबसे पहले अब जो आखिरी काम रह गया था वो करना था, यानी सिया की बहन को ढूंढना, जिसके बाद वो अपना ये मिशन भी पूरा कर लेंगी और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्राइम थ्रिलर हाइस्ट मूवी बैंडिट को, जो 2022 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ।
मूवी की शुरुआत होती है 12 जून 1988 लंदन में, जहां हम रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक होटल रूम में था। रॉबर्ट पहले प्रोस्थेटिक मेकअप करके अपना भेष बदलता है, फिर अपनी गन लोड करके होटल के ठीक सामने एक बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद वो कैशियर को गन दिखाकर उसे एक सूटकेस देता है और सारा पैसा उस सूटकेस में भरने कहता है। गन देखकर कैशियर सूटकेस में पैसा भरने लगती है। रॉबर्ट उसे अलार्म के बटन दबाने से भी मना करता है, वरना वो उसे शूट कर देगा। कैशियर सूटकेस में दोनों ड्रावर का पूरा पैसा भर देती है। फिर वो कैशियर को वॉल्ट के पास जाने कहता है, मतलब वो वॉल्ट का भी पैसा चुरा लेता है, फिर वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं बैंक के बाहर पुलिस की कार खड़ी थी, जिसमें एक पुलिस वाला बैठकर बर्गर खा रहा था। तभी उसे वायरलेस मैसेज मिलता है। दरअसल पुलिस को बैंक में चोरी होने की बहुत सारी रिपोर्ट मिल रही है और चोर ने इस वक्त लाल जैकेट और एक कैप पहना है। उसी समय पुलिस वाले को अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है, जिसने लाल जैकेट और कैप पहनी थी। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट ग्रे सूट पहनकर एक फोन बूथ में जाता है। उधर लाल जैकेट पहने आदमी को पुलिस वाले ने गन दिखाकर रोक लिया था, लेकिन वो आदमी चोर नहीं था। इधर रॉबर्ट फोन बूथ से पुलिस को बहुत सारे कॉल करता है और आवाज बदलकर उन्हें चोर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। फिर वो फोन बूथ से निकलकर भीड़ में मिल जाता है, ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब थोड़ी देर बाद रॉबर्ट होटल के कमरे में तैयार हो रहा था, तब टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिससे हमें पता चलता है इस समय इकोनॉमी बहुत खराब है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी से सब परेशान है। थोड़ी देर बाद होटल से निकलकर रॉबर्ट उसी आदमी के पास जाता है, जिसे पुलिस ने चोर समझकर पकड़ा था। उस समय वो आदमी पुलिस को बता रहा था कि किसी ने उसे वो जैकेट और कैप दी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। तब रॉबर्ट अनजान बनकर एक आम आदमी की तरह पुलिस वाले से पूछता है, यहाँ क्या हुआ। पुलिस वाला उसे बैंक में चोरी होने के बारे में बताता है और रॉबर्ट को वहां से जाने कहता है। तब वो आदमी जिससे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा था, वो रॉबर्ट को पलट कर देखता है। दरअसल चोरी के बाद रॉबर्ट ने उस आदमी को ही अपना जैकेट और कैप दिया था, लेकिन उस वक्त रॉबर्ट के चेहरे पर मेकअप था, इसलिए वो आदमी उसे पहचान नहीं सका। रॉबर्ट वहाँ रोड पर कुछ दूर तक चलता है, तब वहाँ एक कार आकर रुकती है। दरअसल वो कार वहाँ बिकने आई थी। तब रॉबर्ट तुरंत उस कार को खरीद लेता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं पुलिस वाला बैंक में एक रेड जैकेट वाले आदमी से पूछता है कि वो बैंक के पास क्यों खड़ा था। तब वो आदमी बताता है किसी ने उसे बैंक के पिछले दरवाजे के पास खड़ा होकर म्यूजिक बजाने के $50 दिए थे। तभी वहाँ नाइट्स नाम का एक डिटेक्टिव पहुंचता है। वो पुलिस वाले को बताता है रॉबर्ट को पता था म्यूजिक बजाने वाले को देखकर लोग बैंक के दूसरे दरवाजे से अंदर आएंगे, ताकि उन्हें म्यूजिक बजाने वाले को डोनेशन ना देना पड़े। इसलिए वो दरवाजा बैंक से बाहर निकलने पूरी तरह खाली था, जहाँ से रॉबर्ट बड़ी आसानी से भाग गया। फिर नाइट्स उस लाल जैकेट वाले आदमी को रॉबर्ट का फोटो दिखाता है, लेकिन उस समय रॉबर्ट मेकअप में था, इसीलिए वो आदमी फोटो में उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन वहाँ का लोकल पुलिस वाला उसे पहचान लेता है, क्योंकि रॉबर्ट ने चोरी के बाद उससे बात की थी। पुलिस वाला बताता है उसने रॉबर्ट को कार में जाते देखा। आगे हम रॉबर्ट को कार में भागते हुए देखते हैं। वो बताता है पुलिस वाले जिस चोर की बात कर रहे हैं वो रॉबर्ट ही है, और पुलिस वाले उसे नकली नाम से जानते हैं, मतलब रॉबर्ट उसका असली नाम नहीं। फिर वो बताता है उसने अब तक 59 रॉबरीज की है, जिसमें उसने बैंक और ज्वेलरी शॉप लूटे हैं, और उसने अब तक $2.339 मिलियन की चोरी की है। फिर मूवी 4 साल पीछे जाती है। उस वक्त रॉबर्ट डिट्रॉइट मिशिगन में रहता था। उसका असली नाम गिलबर्ट गेल्वान है। गिलबर्ट उस वक्त एक कोर्ट में जज के सामने था। दरअसल उसने एक फेक चेक का इस्तेमाल किया, इसीलिए उस पर केस चल रहा था। रॉबर्ट का वकील जज से उसकी सजा कम करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। तब जज उसे 18 महीने की करेक्शन फैसिलिटी जेल की सजा सुनाता है, लेकिन वो 6 महीने बाद ही जेल से भाग गया। मूवी में आगे हम देखते हैं गिलबर्ट जेल से भागने के बाद अप्रैल 1985 में कनाडा के ओटावा शहर आ गया। गिलबर्ट ओटावा की सड़कों पर काम की तलाश में घूम रहा था। तब उसे एक एड दिखाई देता है, जिसमें एक आइसक्रीम कंपनी को सेलर की जरूरत थी। तब गिलबर्ट इंटरव्यू देने जाता है। रास्ते में एक भिखारी उससे पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं देता। फिर वो एक बेन नाम के आदमी के पास इंटरव्यू देने पहुंचता है। बेन गिलबर्ट से उसके बारे में पूछता है और उसे फॉर्म भरने देता है। फिर वो गिलबर्ट से आईडी मांगता है, लेकिन उसके पास आईडी नहीं थी। वो कहता है वो अपनी आईडी कार में ही भूल गया। आईडी लेने के बहाने वहां से निकलकर गिलबर्ट उस भिखारी के पास आता है और उससे उसके आईडी मांगता है, जिसके बदले में वो भिखारी को $2 देगा, लेकिन भिखारी उससे $22 मांगता है। उस भिखारी की आईडी पर रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम था। गिलबर्ट वापस बेन के पास आकर उसे रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम वाला आईडी देता है। अब गिलबर्ट के पास नौकरी थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो चर्च के हॉस्टल में जाता है, जहाँ उसे रहने के लिए पैसे नहीं लगते। गिलबर्ट हॉस्टल का दरवाजा नॉक करता है। कुछ देर बाद एंड्रिया नाम की लड़की दरवाजा खोलती है। वो बताती है रात 11 बजे के बाद यहाँ किसी को एंट्री नहीं मिलती। तब गिलबर्ट एंड्रिया से अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। एंड्रिया मान जाती है। अंदर आने के बाद एंड्रिया उसका नाम पूछती है। तब गिलबर्ट उसे भी अपना नाम रॉबर्ट व्हाइटमैन
मैन बताता है और वही आईडी निकाल कर देता है जिसे वो नोट कर लेती है। फिर गिलबर्ट कुछ देर एंड्रिया के साथ फ्लर्ट करता है और अपने रूम में आराम करने चला जाता है। एंड्रिया को भी गिलबर्ट पसंद आया था। अगले दिन गिलबर्ट आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करता है। कुछ दिनों में ही वो आइसक्रीम बेचने का काम अच्छी तरह करने लगा था। अब उसके पास पैसे आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन एक दिन जब गिलबर्ट हमेशा की तरह काम पर गया तब उसे बेन ने बताया कंपनी को उनके दूसरे बिजनेस पर ध्यान देना है, इसीलिए वो आइसक्रीम वाले बिजनेस को बंद कर रहे हैं। मतलब गिलबर्ट की नौकरी चली गई और कंपनी ने उसके साथ बहुत से लोगों को निकाल दिया, यहाँ तक कि कंपनी उसके कमाए $200 भी नहीं देती। तब गिलबर्ट को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वो एक नाइट क्लब में जाता है और अपने लिए एक बियर ऑर्डर करता है। तब उसकी नजर टॉमी के नाम के एक आदमी पर पड़ती है। टॉमी ओटावा सिटी में कुछ इलीगल बिजनेस करता था। टॉमी एक डायमंड नाम के आदमी के साथ बात कर रहा था। तब गिलबर्ट उनकी बातें सुन रहा था। डायमंड गिलबर्ट को उनकी बातें सुनते हुए देख लेता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गिलबर्ट बड़ी होशियारी से डेव को घुमा देता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। जाते वक्त वो एक आदमी से टकराता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव नाइट्स था, लेकिन वो गिलबर्ट पर ध्यान नहीं देता। दरअसल वो नाइट क्लब टॉमी का ही था और नाइट्स हमेशा टॉमी के क्लब को चेक करने आता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके जिससे वो टॉमी को अरेस्ट कर सके, लेकिन टॉमी हमेशा बच जाता है। वही दूसरी तरफ गिलबर्ट वापस हॉस्टल जाता है। तब उसे एंड्रिया बाहर ही मिलती है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, मतलब वो अंदर नहीं जा सकता। तब गिलबर्ट कहता है वो यहाँ सोने नहीं आया। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं। दोनों एक बार में ड्रिंक कर रहे थे। एंड्रिया गिलबर्ट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। गिलबर्ट बताता है उसके पिता वेस्ट में रहते हैं और उन्होंने ही उसे जॉब करने यहाँ भेजा है। उसकी माँ ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया। उसे नहीं पता वो अब कहाँ है, लेकिन वो बहुत सारे पैसे कमाकर बहामास के बीच पर एक बार खोलना चाहता है। फिर एंड्रिया बताती है कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली है। बैंक ने अपने रेट्स भी हाई कर दिए जिसकी वजह से उसका घर भी चला गया। अब वो यहाँ अकेली रहकर अपनी डिग्री पूरी कर रही है ताकि वो बेसहारा लोगों की मदद कर सके। तभी बार में एक सॉन्ग प्ले होता है। वो सॉन्ग एंड्रिया को बहुत पसंद था। फिर दोनों की आंखें मिलती है और दोनों किस करते हैं और कुछ देर बाद यामाकाटा। आगे हम देखते हैं उन्हें साथ रहते हुए 8 महीने बीत गए। गिलबर्ट एंड्रिया के साथ उसके घर में रह रहा था। एक दिन गिलबर्ट घर आता है। उस वक्त एंड्रिया बाथरूम में बैठी थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। गिलबर्ट न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज पढ़कर उसके होश उड़ गए थे क्योंकि न्यूज़पेपर में उसकी ही न्यूज छपी थी जिसमें लिखा था गिलबर्ट गेलवान अपनी 18 महीने की सजा पूरी किए बिना ही जेल से भाग गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। पुलिस को बस इतना ही पता है कि गिलबर्ट कनाडा के किसी शहर में रह रहा है। गिलबर्ट का नाम एंड्रिया को भी पता नहीं था क्योंकि वो उसे रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम से ही जानती थी, इसीलिए अब गिलबर्ट परेशान था। उधर एंड्रिया इसीलिए परेशान थी क्योंकि उसने कुछ देर पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव निकला, मतलब एंड्रिया प्रेग्नेंट थी। रात में गिलबर्ट और एंड्रिया दोनों साथ बैठे थे। तब एंड्रिया कहती है उन्हें बात करनी चाहिए। तब गिलबर्ट कहता है उसे भी कुछ बताना है। फिर गिलबर्ट बताता है अगले दिन वो काम की तलाश में ओटावा शहर से बाहर जा रहा है क्योंकि उसे ओटावा में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। दरअसल वो ओटावा से इसीलिए जाना चाहता था ताकि वो पुलिस से बच सके। ये सुनकर एंड्रिया को लगता है गिलबर्ट अब उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन गिलबर्ट कहता है वो बस 2 हफ्तों के लिए जा रहा है। तब एंड्रिया उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती क्योंकि शायद उसे गिलबर्ट पर भरोसा नहीं था। अगले दिन गिलबर्ट कनाडा के वैंकूवर शहर जाता है। वहाँ जाकर गिलबर्ट काम की तलाश में बहुत घूमता है, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत बेरोजगारी थी। वहाँ की इकोनॉमी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। कंपनी के पास एम्प्लॉइज को पे करने तक पैसे नहीं थे, इसीलिए वो किसी को भी नौकरी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वहाँ के बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट बहुत हाई कर दिए थे। मतलब लोन लेना भी अब बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर में उसे एक पार्ट टाइम डिश वॉशर का काम मिला, लेकिन वो जॉब भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। लोगों ने अपने घर के बर्तन खुद धोने शुरू कर दिए क्योंकि उनके पास डिश वॉशर को देने पैसे नहीं थे। परेशान होकर गिलबर्ट वहाँ के एक रोड पर खड़ा था। तब एक फैमिली उसके सामने से गुजरती है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। नीचे देखने पर उसे कॉइन मिलता है। वो कॉइन उठा लेता है। तभी उसके सामने वाले बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी वैन आकर रुकती है। उसमें से 2 गार्ड बाहर आते हैं। एक गार्ड वैन से पैसों का बैग निकालकर बैंक में जाता है और दूसरा आदमी वैन के पास ही खड़ा रहता है। वैन में अब भी पैसों के बैग रखे थे और बाहर खड़े गार्ड का ध्यान वैन की तरफ नहीं था। तब गिलबर्ट उस वैन से पैसों के बैग को चुराने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट के पास ही एक फोन बूथ था। वो उस कॉइन से एंड्रिया को कॉल करता है। वो एंड्रिया को बताता है वो अभी वैंकूवर में ही है। तब एंड्रिया उसे वापस आने कहती है। गिलबर्ट कहता है वो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएगा। तब एंड्रिया बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था, उसे भी एक फैमिली चाहिए थी। ये सुनकर एंड्रिया भी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर वो उसे छोड़कर चला जाएगा। गिलबर्ट कहता है वो अपने बच्चे को एक अच्छा घर
घर और एक अच्छी जिंदगी देगा। तब एंड्रिया उसे जल्दी वापस आने कहती है। फोन बूथ से बाहर निकलकर गिलबर्ट बहुत खुश हो रहा था। वो रास्ते पर चलने वालों को बताता है वो बाप बनने वाला है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपने बच्चे को पालने उसके पास पैसे तो है ही नहीं, मतलब उसे जल्द से जल्द बहुत पैसे कमाने होंगे, लेकिन वहाँ बेरोजगारी बहुत थी। तभी वो वैन उसके सामने से चली जाती है। तब उसे वहाँ रॉयल ईस्ट बैंक दिखाई देता है। गिलबर्ट उस बैंक में जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी और स्टाफ चेक करता है। उसे बैंक में सीसीटीवी कैमरा दिखाई देते हैं। फिर वो बैंक से निकलकर एक कॉस्ट्यूम शॉप जाता है। दरअसल उसे भेष बदलने कुछ सामान की जरूरत थी ताकि वो बैंक में रॉबरी कर सके। वहाँ एक लड़की बैठी थी, वो उसी की शॉप थी। लड़की वहाँ एक्टिंग की बुक पढ़ रही थी। गिलबर्ट उसे देखकर समझ गया था कि वो एक एक्टर बनना चाहती है। गिलबर्ट बताता है वो भी एक एक्टर है। उसे ऑडिशन के लिए शॉप की कुछ चीजें उधार चाहिए, बदले में वो अपनी आईडी उसके पास रखेगा और काम खत्म होने पर उन चीजों को वापस कर देगा। तब वो लड़की मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गिलबर्ट भेष बदलकर रॉयल ईस्ट बैंक में आता है। फिर एक क्लर्क के पास जाकर कहता है उसका नाम बिल बॉनी है और वो इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी से है और वहाँ रूटीन चेकअप करने आया है। उसे बैंक के मैनेजर से बात करनी थी। फिर वो बैंक के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर बताता है उनके पास बजट की बहुत कमी है, इसीलिए उन्होंने बैंक की सिक्योरिटी के लिए लोकल गार्ड्स को रखा है। तब गिलबर्ट कहता है वो ऐसे ही वॉक करते हुए उनके वर्किंग एरिया में आ गया और उसे किसी ने रोका तक नहीं। मैनेजर कहता है उन्हें अब तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तब गिलबर्ट कहता है अगर कोई बैंक में आकर उन्हें वर्ल्ड खोलने कहे तब वो क्या करेंगे। मैनेजर कहता है वो चोर की बात मान लेंगे, वो अलार्म के बटन भी प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पहले लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। फिर मैनेजर उसे जेसिका से बात करने कहता है। जेसिका बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी। फिर गिलबर्ट वहाँ के लोकल सिक्योरिटी के ऑफिस जाता है। वहाँ एक आदमी सीसीटीवी कैमरा देख रहा था। गिलबर्ट उस आदमी को अपना रिज्यूमे देता है, लेकिन वो आदमी उससे माफी मांगते हुए कहता है अभी कोई वैकेंसी नहीं। तब गिलबर्ट पूछता है इस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। वो आदमी बताता है सोमवार से बुधवार तक वो काम करता है और दूसरा आदमी गुरुवार से शनिवार तक काम करता है। दरअसल ये वही सिक्योरिटी ऑफिस है जहाँ के गार्ड बैंक में तैनात रहते हैं। तब गिलबर्ट उस आदमी से कुछ देर बात करता है, फिर अपना रिज्यूमे उसके बॉस तक पहुँचाने कहता है। वो आदमी उसका रिज्यूमे ले लेता है और उसे रखने पलटता है। तब गिलबर्ट वहाँ रखे दूसरे आदमी का डेटा चुरा लेता है। फिर वो एक फोन बूथ से उस आदमी को कॉल करके कहता है बॉस ने उसे कल की छुट्टी दी है। फिर गिलबर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप करने की क्लास अटेंड करता है और क्लास खत्म होने के बाद वहाँ रखी एक नकली नाक चुरा लेता है। फिर नकली नाक लगाकर और अपना भेष बदलकर उस बैंक में जाता है। उस समय वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली रॉबरी थी, लेकिन हिम्मत करके वो बैंक के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर जेसिका के पास जाता है और उसे एक पर्ची देता है, लेकिन वो पर्ची ठीक से लिखी नहीं थी, इसीलिए जेसिका उसे पढ़ नहीं पाती। तब गिलबर्ट उसे वो पर्ची पढ़कर बताता है उसमें लिखा था डोंट स्क्रीम एंड एम्प्टी योर ड्रॉवर, लेकिन जेसिका को ये मजाक लग रहा था। तब गिलबर्ट जैकेट के अंदर से अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर जेसिका को लगता है गिलबर्ट के पास गन है। तब जेसिका डर जाती है। वो कहता है पुलिस यहाँ 5 मिनट में आ जाएगी। अगर जेसिका शांत रही तब वो उसे नहीं मारेगा। फिर वो जेसिका को पैसे निकालने कहता है। तब जेसिका ड्रॉवर के पूरे पैसे निकाल कर काउंटर पर रखती है। पैसे देखकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि एक साथ उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे। तब जेसिका पूछती है वो इन पैसों को कहाँ रखेगा। दरअसल पैसे रखने वो बैग लाना ही भूल गया। तब वो जेसिका से ही बैग मांगता है। जेसिका अपने पास से एक बैग निकालती है और सारा पैसा बैग में भरकर गिलबर्ट को देती है, लेकिन तब गिलबर्ट की नकली नाक निकल रही थी। तब जेसिका उसे नाक के बारे में बताती है। गिलबर्ट वो नाक वापस लगाता है और उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर वो अपना मेकअप उतार कर सीधा कॉस्ट्यूम शॉप जाता है और सारे कपड़े उस लड़की को वापस करता है जो उसने बैंक लूटने के लिए पहने थे। फिर उस शॉप के बाथरूम में जाता है। गिलबर्ट उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर उन पैसों को उस छोटे से बैग से निकालकर एक सूटकेस में रखता है। गिलबर्ट बाथरूम में रखे कुछ कपड़ों को चेक करता है। तब वहाँ उसे एक सूट मिलता है जिसे पहनकर वो वहाँ से बाहर निकलता है। फिर टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे वापस ओटावा जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने पर वो देखता है वहाँ एक एक्सरे मशीन थी जिसमें लगेज चेक किए जा रहे थे। गिलबर्ट अपना सूटकेस उस मशीन में नहीं डाल सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे, इसीलिए वो एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर सूटकेस से पैसे निकाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता है और वापस मशीन के पास आता है। तब वहाँ खड़ी एक एम्प्लॉय बताती है इस मशीन में सिर्फ उन्हीं लोगों का सामान चेक होते हैं जिन्हें कनाडा से बाहर जाना हो, लेकिन गिलबर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट से जा रहा था, मतलब उसका सूटकेस मशीन में चेक नहीं होगा। फ्लाइट में एक एयर होस्टेस उसे एक एयरलाइन मेंबरशिप का कार्ड लाकर देती है। वो जितनी बार इस फ्लाइट से सफर करेगा उसे उतने ही पॉइंट मिलेंगे, इसीलिए गिलबर्ट उस कार्ड को रख लेता है। अब कुछ देर बाद वो ओटावा पहुंचता है। एंड्रिया उसे लेने एयरपोर्ट आई थी। गिलबर्ट को देखते ही एंड्रिया बहुत खुश होती है। फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ से चले
जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव नाइट्स वहाँ की एक लोकर चोरी की जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिसके घर चोरी हुई थी वो बताता है चोर ने उसकी ज्वेलरी और उसकी शॉटगन भी चोरी कर ली। नाइट्स बताता है चोर चोरी करने के बाद बॉर्डर पार करके भाग गए होंगे क्योंकि वो चुराई हुई चीजों को दूसरे स्टेट में बेचते हैं ताकि वो पकड़े न जा सके। तभी वहाँ एक और डिटेक्टिव आता है, उसका नाम रे हॉफमैन था। रे बताता है वो उसका कुछ हफ्तों से वेट कर रहा था, लेकिन नाइट्स अपने डेस्क पर बैठकर काम करने वालों में से नहीं, इसीलिए रे उसे केस के बीच में ही मिलने आ गया क्योंकि अब उन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। नाइट्स बताता है चोरों को पकड़ने एक टीम की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं कि वो एक टीम प्रोवाइड कर सके। रे कहता है पूरे कनाडा में एक साल में 8,224 चोरी के केसेस होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर वो टॉमी के बारे में बताता है क्योंकि उन्हें टॉमी को भी पकड़ना है, लेकिन नाइट्स कहता है टॉमी को पकड़ने के लिए उन्हें एक टास्क फोर्स की जरूरत होगी जिसके लिए सरकार के पास फंड नहीं। तब रे उसे एक पेपर देता है, दरअसल वो टास्क फोर्स का अप्रूवर था। ये देखकर नाइट्स बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और एंड्रिया वॉक कर रहे थे। वॉक करते हुए गिलबर्ट एक घर के सामने आकर रुक कर कहता है उसे ये घर बहुत पसंद है। एंड्रिया पूछती है ये किसका घर है। तब गिलबर्ट बताता है ये घर उन्हीं का है। दरअसल उसे एंड्रिया को सरप्राइज देना था। वो काफी बड़ा और खूबसूरत घर था। अंदर से घर देखकर एंड्रिया बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो इस घर का किराया दे सके। तब गिलबर्ट बताता है उन्हें इस घर का किराया नहीं देना, बल्कि उसने ये घर खरीद लिया है। गिलबर्ट ने बैंक से $20,000 की चोरी की थी, जिसमें से उसने $15,000 की डाउन पेमेंट कर दी और उस घर की कीमत $96,000 है। एंड्रिया पूछती है उसके पास इतना पैसा आया कहां से। गिलबर्ट बताता है वैंकूवर जाने के बाद वहां उसे उसके डैड मिले। उन्होंने उसे अपने बिजनेस में एज ए सिक्योरिटी एनालिसिस हायर कर लिया। उसे बड़ी कंपनीज में जाकर उनके सिक्योरिटी सिस्टम की वीकनेस ढूंढकर उसे इम्प्रूव करना है। एंड्रिया कहती है वो उसके डैड से मिलना चाहेगी। तब गिलबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है उसके डैड थोड़े धार्मिक है, वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो शादी से पहले एक साथ रहते हो, इसीलिए वो अभी अपने डैड से उसे मिलवा नहीं सकता। तब एंड्रिया पूछती है वो शादी कब करेंगे। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। तब एंड्रिया हंसते हुए कहती है वो मजाक कर रही थी। आगे हम देखते हैं नाइट्स और रे प्रपोजल लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास आए थे। कुछ देर बात करने के बाद वो ऑफिसर उनके प्रपोजल को मंजूरी दे देता है। मूवी में आगे हम देखते हैं गिलबर्ट अपने डॉगी को घुमाने निकला था। वो परेशान था क्योंकि उसे अब भी घर का बचा हुआ पैसा चुकाना है, लेकिन वो सिर्फ बैंक रॉबरी के भरोसे नहीं रह सकता। आगे हम टॉमी को उसके क्लब में देखते हैं। वो टीवी पर एक सॉन्ग देख रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उसे एक मुक्का मारता है। दरअसल उस आदमी ने टॉमी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो समय पर उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहा, इसीलिए टॉमी उसे पीट कर आखिरी वार्निंग देता है। फिर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ गिलबर्ट पहुँचता है। वो टॉमी से कहता है उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन टॉमी उसे जानता नहीं था। वो गिलबर्ट की बात सुनकर हंसने लगता है। टॉमी को लग रहा था वो कोई नशेड़ी है जो बिना सोचे समझे टॉमी जैसे क्रिमिनल से पैसे मांगने आ गया। तब गिलबर्ट बताता है वो टॉमी को कुछ दिखाना चाहता है। फिर गिलबर्ट टॉमी को क्लब के दरवाजे के पास लेकर जाता है और सामने वाली बैंक दिखाता है। वो कहता है वो 3 मिनट में उस बैंक में रॉबरी करके बाहर आ जाएगा। तब टॉमी कहता है उसे जितने पैसे चाहिए वो बैंक से चुरा सकता है, फिर वो उससे उधार क्यों मांग रहा है। गिलबर्ट कहता है उसे इस वक्त बहुत सारे पैसों की जरूरत है, वो इतने पैसे सिर्फ एक बैंक से चुरा नहीं सकता। गिलबर्ट टॉमी से लिए पैसों पर 30% इंटरेस्ट देने भी तैयार था। तब गिलबर्ट उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी देखता है। गिलबर्ट बताता है उसके पास 2 रोलेक्स है। तब टॉमी मान जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2 मिनट में बैंक में चोरी कर सकता है। तब अपनी बात प्रूफ करने गिलबर्ट भागते हुए बैंक के पास बने एक बाथरूम में जाता है। टॉमी उसे क्लब के दरवाजे से देख रहा था। उसे लग रहा था गिलबर्ट नर्वस है, इसीलिए बाथरूम गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद गिलबर्ट बाथरूम से भेज बदल कर निकलता है। फिर बैंक में जाता है। ये देखकर टॉमी और उसके आदमी शॉक थे। अब उसे भी गिलबर्ट की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर टॉमी अपनी घड़ी में टाइम देखता है क्योंकि गिलबर्ट ने कहा था वो 3 मिनट में बैंक लूट कर वापस आ जाएगा। तभी कोई क्लब के पिछले दरवाजे पर नॉक करता है। टॉमी देखता है वो और कोई नहीं बल्कि गिलबर्ट था। अंदर आकर गिलबर्ट अपने कपड़ों में से बहुत सारे पैसे निकालता है जो उसने बैंक से लूटे थे। ये देखकर टॉमी काफी इंप्रेस हो चुका था। वो बहुत खुश भी होता है। टॉमी गिलबर्ट को बैठने कहता है और उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है। वहीं पर टॉमी का सबसे पुराना आदमी डेव भी खड़ा था। टॉमी डेव को वहां से जाने कहता है क्योंकि उसे गिलबर्ट से कुछ बात करनी थी। डेव को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो वहां से चला जाता है। फिर टॉमी पूछता है वो ऐसे कितने बैंक लूट सकता है। तब गिलबर्ट बताता है कनाडा में कुल 5,890 ब्रांच है, मतलब वो कनाडा देश की हर बैंक लूट सकता है। तब टॉमी उसे लोन दे देता है और अपना पार्टनर भी बना लेता है। फिर गिलबर्ट कनाडा की बड़ी सिटीज को टारगेट करता है और वहाँ के सारे बड़े बैंक्स को लूटना शुरू करता है। गिलबर्ट उन लूटे हुए पैसों में से
कुछ हिस्सा टॉमी को देता है क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे। उसने अपने घर में एक सेफ भी रखी थी। वो अपना बचा हुआ पैसा उस सेफ में रखता है। एक दिन हमेशा की तरह बैंक लूटने के बाद गिलबर्ट टॉमी के पास जाता है। तब टॉमी उसे ज्वेलरी लूटने का आइडिया देता है, लेकिन गिलबर्ट कहता है ज्वेलरी चुराना रिस्की होगा, वो फंस सकता है। तब टॉमी कहता है उसे बस एक बार ज्वेलरी चुरानी होगी, उसके बाद उन्हें कभी चोरी करने या काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज्वेलरी चुराने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। फिर टॉमी उसे एक गन देता है। वो गन गिलबर्ट को पसंद आई थी। तभी क्लब में टॉमी की बेटी आती है। टॉमी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उस वक्त वहाँ न्यूड डांस चल रहा था, इसीलिए टॉमी ने पहले भी अपनी बेटी को यहाँ आने से मना किया था। उधर नाइट्स और रे को भी टास्क फोर्स बनाने की परमिशन मिल गई थी। नाइट्स कहता है उन्हें लोगों को जमा करना होगा और उन्हें एक बड़े हॉल की भी जरूरत होगी जहाँ वो अपनी फोर्स को ट्रेनिंग दे सके। आगे हम देखते हैं रे और नाइट्स को जगह मिल गई थी। वो एक बंद कॉफी शॉप था, इसीलिए वो अपनी टास्क फोर्स का नाम प्रोजेक्ट कैफे रखते हैं। फिर वो अपनी टीम को बताते हैं उन्हें टॉमी के नाम के क्रिमिनल को सबूत के साथ पकड़ना है। अगले दिन नाइट्स अपनी टीम के साथ टॉमी के क्लब के बाहर वहाँ आने जाने वाले लोगों की जानकारी निकाल रहा था। तब उसे टॉमी के साथी डेव और बिशप की जानकारी मिलती है, लेकिन अब भी उसे दो लोगों का पता नहीं चलता जो टॉमी से हमेशा मिलने आते हैं। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट कुछ काम करते हुए अपने रूम में आता है। तब वहाँ एंड्रिया पैसों के साथ खड़ी थी। ये देखकर गिलबर्ट घबरा गया था क्योंकि उसने अब तक एंड्रिया को अपने काम के बारे में नहीं बताया। एंड्रिया कहती है उसकी जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता। तब गिलबर्ट कहता है वो अच्छी पोस्ट पर है इसीलिए उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन एंड्रिया ने उसकी कंपनी के बारे में भी पता लगाया। उस कंपनी का एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही वहाँ का नंबर लगता है। एंड्रिया ने गिलबर्ट के जॉब की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसे लग रहा था गिलबर्ट ड्रग बेचता होगा या हिटमैन होगा। फिर एंड्रिया गिलबर्ट से उसके पिता के बारे में पूछती है। तब गिलबर्ट बताता है उसके पिता एक क्रिमिनल थे। जब वो 10 साल का था तब से वो जेल में ही है, लेकिन उसकी माँ बहुत होशियार थी। उसे लगा था गिलबर्ट उसके पिता जैसा ही है, इसीलिए वो गिलबर्ट को छोड़कर चली गई। गिलबर्ट उसे ये सब बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता, इसीलिए उसने एंड्रिया को अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोला। एंड्रिया फिर से उसके काम के बारे में पूछती है। तब गिलबर्ट एंड्रिया को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें बैंक रॉबरी की न्यूज छपी थी। न्यूज देखकर एंड्रिया पूछती है क्या वो एक रॉबर है। तब गिलबर्ट हाँ में जवाब देता है। गिलबर्ट कहता है उसने रॉबरी करते समय किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एंड्रिया को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है उसे देखना है कि गिलबर्ट रॉबरी कैसे करता है। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा हैरान होता है। अगले दिन एंड्रिया और गिलबर्ट एक बैंक के सामने अपनी कार में बैठे थे। कुछ देर बाद बैंक में से एक काल नाम का आदमी निकलता है और बैंक के पास वाले एक कैफे में जाता है। दरअसल काल बैंक के स्टाफ में से एक था। ये बात गिलबर्ट को पता थी। तब गिलबर्ट भी अपने कार से उतरकर उस कैफे में जाता है। कुछ देर बाद काल कैफे से बाहर आता है। उसके पीछे गिलबर्ट भी अपना भेष बदलकर बाहर निकलता है और अपने कपड़ों पर काल के नाम का ही टैग लगाता है। वो बिल्कुल काल जैसा ही दिख रहा था। फिर वो काल से कहता है उसका नाम भी काल ही है। ये देखकर एंड्रिया काफी हैरान होती है। गिलबर्ट काल को बताता है कुछ दूरी पर उसने कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखा, शायद वो चोरी करने आए हैं। ये सुनते ही काल उस तरफ भागता है। फिर गिलबर्ट कॉफी के 2 मग लेकर बैंक में जाता है। अंदर जाने के बाद वो बैंक के बाथरूम में जाता है और अपने बैग में से एक फायर एक्सटिंग्विलाइजर निकालता है। फिर उस फायर एक्सटिंग्विलाइजर को एक खाली बोरे में स्प्रे करता है, जिसकी वजह से उसकी गैस निकलकर सॉलिड हो जाती है। फिर वो उन सॉलिड के टुकड़ों को कॉफी में डालता है, जिसकी वजह से कॉफी में से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। फिर गिलबर्ट उन कॉफी मग को बैंक के एयर डक्ट में रखता है। उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद एंड्रिया देखती है बैंक के अंदर से धुआं निकल रहा है। उसे लग रहा था बैंक में आग लग गई। बैंक में मौजूद लोग भी बाहर आ रहे थे, लेकिन गिलबर्ट अब भी अंदर ही है। बैंक का फायर अलार्म भी बज रहा था। कुछ देर बाद आग बुझाने वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँचती है, जिसमें से 2 फायरमैन निकलते हैं और एक फायरमैन बैंक के अंदर जाता है और तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो दूसरे फायरमैन से कुछ बात करते हुए एंड्रिया की तरफ इशारा करता है। ये देखकर एंड्रिया थोड़ी घबरा गई थी। फिर वो फायरमैन एंड्रिया की कार की तरफ आने लगता है। एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उस आदमी को आता देख एंड्रिया डर गई थी। वो अपना मुंह छुपा लेती है। वो फायरमैन कार के पास आता है और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। तब एंड्रिया चिल्लाने लगती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि गिलबर्ट ही था। उसे देखकर एंड्रिया बहुत खुश होती है। फिर गिलबर्ट उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है जो उसने कुछ देर पहले बैंक से लूटे थे। ये देखकर एंड्रिया बहुत हैरान होती है और उसे कार में ही किस करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्रिया और गिलबर्ट अपने घर में टेबल पर बैठे थे। तब एंड्रिया गिलबर्ट से 2 प्रॉमिस करने कहती है। पहला कि वो कभी पकड़ा ना जाए और दूसरा कि वो सिर्फ बैंक ही लूटेगा और जब उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तब वो बैंक लूटना बंद कर देगा। फिर वो अपनी आम जिंदगी जिएगे। गिलबर्ट एंड्रिया की इन
शर्तों को मान लेता है। फिर वो एंड्रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब एंड्रिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं रे और नाइट्स टॉमी के क्लब के बाहर अपनी कार में बैठे क्लब पर नजर रख रहे थे। तब एक आदमी कैप पहनकर कार से उतरता है और क्लब में चला जाता है। नाइट्स उसकी फोटो खींच लेता है। वो आदमी जिस कार से आया था, रे ने उस कार की जानकारी निकाली थी। वो कार एंड्रिया के नाम से रजिस्टर है, मतलब वो आदमी गिलबर्ट ही था जो वहाँ भेज बदल कर आया था। गिलबर्ट अंदर जाने के बाद टॉमी से कहता है वो एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहता है, ये उसकी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद वो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसे भी टॉमी की तरह बीच पर एक क्लब खोलना है। तब टॉमी गिलबर्ट से उसकी आखिरी चोरी में बिशप को भी साथ ले जाने कहता है ताकि बिशप भी उसकी तरह बैंक में चोरी करना सीख सके, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है। तब टॉमी उससे इंसिस्ट करता है, इसीलिए वो मान जाता है। फिर गिलबर्ट बाथरूम जाता है। तब नाइट्स वहाँ पहुँचता है क्योंकि उसे उस कैप वाले आदमी मतलब गिलबर्ट को पकड़ना था। नाइट्स भी बाथरूम में जाता है। कुछ देर बाद गिलबर्ट टॉयलेट से अपना मेकअप उतार कर बाहर निकलता है। इस बार वो अपने असली भेष में था। तब नाइट्स उसे देखता है। गिलबर्ट ने अपना मेकअप उतार दिया था, लेकिन उसका एक छोटा टुकड़ा उसकी नाक पर ही लगा था, जिसकी वजह से नाइट्स उसे पहचान लेता है। नाइट्स गिलबर्ट से कुछ देर बात करता है, फिर वहाँ से अपनी कार में आ जाता है। अब उसे पता चल गया था अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला एक ही आदमी है जो बस मेकअप बदलता रहता है। वो ये बात रे को भी बताता है। दोनों वहाँ टॉमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें एक नया आदमी मिल गया। अब उन्हें ये पता लगाना था कि एक ही आदमी अलग अलग भेष बदलकर टॉमी के क्लब में क्यों आ रहा है। नाइट्स कहता है उन्हें सारी मेकअप और कॉस्ट्यूम की शॉप पर छानबीन करनी होगी। मूवी में आगे हम देखते हैं नाइट्स रात के समय अपने घर में सो रहा था। तब उसे कॉल आता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ रे बताता है टॉमी के एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा है वो डायमंड था। गिलबर्ट को उसके असली नाम से कोई नहीं जानता, उसे सब रॉबर्ट नाम से ही जानते थे। मतलब उन्हें गिलबर्ट के बारे में पता चल गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्लाइंग बैंडिट की न्यूज आती है। तब नाइट्स रे को बताता है डेव ने उन्हें रॉबर्ट के बारे में बताया कि वो बैंक में चोरी करने बाहर जाता रहता है, इसीलिए नाइट्स भी गिलबर्ट को पकड़ने बाहर जाने का प्लान बना रहा था। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और बिशप रॉबरी करने एक ज्वेलरी शॉप में गए थे। बिशप की ये पहली रॉबरी थी, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस था। उधर नाइट्स वैंकूवर शहर जाता है। वो उसी शॉप में आता है जहाँ से गिलबर्ट चोरी करने का मेकअप और कॉस्ट्यूम लेता था। नाइट्स उसी लड़की को गिलबर्ट की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। उस लड़की ने गिलबर्ट को पहचान लिया था क्योंकि गिलबर्ट उस शॉप में बहुत बार आ चुका है। अब 28 अक्टूबर 1986 के दिन नाइट्स अपनी टीम के साथ रॉबर्ट मतलब गिलबर्ट को पकड़ने एक बैंक के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद बैंक के पास वाले मॉल के सामने एक वैन आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वैन में से कुछ गमलों को निकाल कर उस मॉल के सामने रख देता है। उधर गिलबर्ट एक सीसीटीवी रिपेयर करने वाला बनकर उस ज्वेलरी शॉप में जाता है और रिपेयर करने के बहाने वहाँ के सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। उधर नाइट्स की नजर उस वैन वाले आदमी पर पड़ती है जो बाहर गमले लगा रहा था। कुछ देर बाद मॉल में से एक आदमी निकलकर कहता है उन्होंने इन गमलों को ऑर्डर नहीं किया। वैन वाला कहता है शायद गमलों को किसी और ने ऑर्डर किया होगा। तब नाइट्स को थोड़ा शक होता है। वो अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। उधर ज्वेलरी शॉप में गिलबर्ट और बिशप थे। गिलबर्ट एक बैग खोलकर काउंटर पर बैठी लेडी के सामने रख देता है। वो उस लेडी से बैग भरने कहता है, लेकिन लेडी ऐसा करने से मना कर देती है। तब बिशप उस लेडी को डराने अपनी शॉर्ट गन निकालता है। गन देखकर लेडी डर जाती है, लेकिन तभी वही आदमी जो उस वैन वाले आदमी से बात कर रहा था वो अंदर आ जाता है। तब गिलबर्ट बिशप से उस आदमी को संभालने कहता है। बिशप उस आदमी को गन पॉइंट पर जमीन पर लेटा देता है। तब वो लेडी ज्वेलरी गिलबर्ट के बैग में भरने लगती है। उधर नाइट्स वैन के पास आ रहा था। तब बिशप नाइट्स को देख लेता है। तब तक लेडी ने गिलबर्ट का बैग ज्वेलरी से भर दिया था। फिर वो एक रिमोट निकालकर बटन दबाता है। तब बाहर रखे गमलों में एक एक करके ब्लास्ट होता है। फिर बिशप और गिलबर्ट शॉप के पीछे वाले रास्ते से भागते हैं, लेकिन भागने की जल्दी में बिशप अपनी गन शॉप में ही भूल गया था। उधर नाइट्स को समझ में आ गया था गिलबर्ट बैंक नहीं बल्कि ज्वेलरी शॉप लूटने आया था। वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। उधर गिलबर्ट और बिशप मॉल के भीड़ वाले एरिया में पहुंचते हैं और आराम से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नाइट्स भी वहां पहुंच गया था। नाइट्स को गिलबर्ट और बिशप दिखाई देते हैं। वो अपनी गन उनकी तरफ पॉइंट करता है और उन्हें रुकने कहता है। दोनों रुक जाते हैं, लेकिन जब दोनों पलटते हैं तब नाइट्स देखता है वो दोनों कोई और थे। नाइट्स देखता है उनके जैसे कपड़ों में वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मतलब गिलबर्ट ने पहले से कुछ लोगों को हायर कर रखा था ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके और मॉल से आसानी से निकल सके। लेकिन तभी नाइट्स को एक आइडिया आता है। वो मॉल का फायर अलार्म शुरू करता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग भागने लगते हैं। लेकिन गिलबर्ट और बिशप आराम से चल रहे थे। तब नाइट्स उन्हें पहचान लेता है और उनका पीछा करने भागता है। तब दोनों भागते हुए एक ग्रोसरी रूम में पहुंचते हैं। गिलबर्ट उसका ग्रिल का दरवाजा अंदर से बंद करता है, लेकिन उस रूम का दूसरा दरवाजा भी लॉक था। दरवाजे का लॉक तोड़
तोड़ने बिशप अपने बैग में गन ढूंढता है, लेकिन उसने गन ज्वेलरी शॉप में ही छोड़ दी थी। ये देखकर गिलबर्ट बहुत भड़कता है, लेकिन तभी वहाँ नाइट्स भी पहुंच गया था। वो गन दिखाकर रॉबर्ट को रोकने कहता है। तब बिशप कुछ टूल्स निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। गिलबर्ट कहता है अगर नाइट्स ने उसे शूट किया तो उसे चोरी के पैसे कभी नहीं मिलेंगे। इतनी देर में बिशप ने वो दरवाजा खोल दिया था। तब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद गिलबर्ट और बिशप अपने कपड़े बदलते हैं। गिलबर्ट एक फोन बूथ से एंड्रिया को कॉल करता है और उसे बैग पैक करके तैयार रहने कहता है। उसने पहले से ही घर के ड्रावर में बहामास की एयर टिकट रख दी थी, क्योंकि ये चोरी उसकी आखिरी चोरी थी। अब पुलिस भी उसके पीछे लगी है। फोन बूथ से बाहर निकलने पर बिशप कहता है शायद पुलिस ने उन्हें टिकट लेते हुए एयरपोर्ट पर देख लिया होगा, इसीलिए प्लेन से जाना रिस्की है। तब गिलबर्ट कहता है वो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे। मतलब उसने पुलिस को कंफ्यूज करने एयर टिकट खरीदे थे ताकि पुलिस उसे एयरपोर्ट पर ढूंढे और वो ट्रेन के जरिए वहाँ से निकल जाए। फिर वो तुरंत अपने घर जाता है। वो एंड्रिया के साथ बहामास जाने वाला था, लेकिन घर जाते ही उसे पता चलता है एंड्रिया की इसी समय डिलीवरी होने वाली है। इसीलिए वो तुरंत एंड्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ एंड्रिया एक बेटी को जन्म देती है। एंड्रिया और गिलबर्ट जब हॉस्पिटल में थे तब पुलिस उसके घर उसे पकड़ने जाती है। नाइट्स और रे दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। गिलबर्ट ने घर का सामान भी निकाल लिया था। तब नाइट्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि गिलबर्ट फिर से बच गया। उधर हॉस्पिटल से निकलने के बाद गिलबर्ट एंड्रिया को कनाडा के साउथ वाले हिस्से से नॉर्थ में पेम्ब्रोक नाम की जगह पर लेकर आता है। एंड्रिया पूछती है वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों बहामास जाने वाले थे। तब गिलबर्ट बताता है पुलिस उसे ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट पर ढूंढ रही होगी, लेकिन टॉमी ने सही समय पर उसकी मदद की और उसे रहने के लिए ये जगह दी। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और एंड्रिया को वहाँ रहते हुए 8 महीने हो चुके थे। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तब वहाँ टॉमी उससे मिलने आता है। टॉमी को देखकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। टॉमी पूछता है क्या वो अपने पुराने काम को मिस करता है। तब गिलबर्ट बताता है उसे ये जिंदगी जीना अच्छा लग रहा है और अब वो पुराने काम को दोबारा नहीं करना चाहता। टॉमी और गिलबर्ट कुछ देर बात करते हैं। टॉमी के जाने के बाद गिलबर्ट अपना लॉकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है उसके जमा किए हुए पैसे अब खत्म हो रहे हैं। अब वो बहुत परेशान था। ये बात वो एंड्रिया को बताता है और कहता है उसे एक आखिरी रॉबरी करनी होगी, लेकिन एंड्रिया मना कर देती है और कहती है वो पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। गिलबर्ट कहता है उसे रॉबरी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता, लेकिन उसने एंड्रिया से प्रॉमिस किया था कि अब से वो चोरी नहीं करेगा। तब गिलबर्ट मान जाता है। वो एंड्रिया से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन सुबह गिलबर्ट जल्दी उठकर कुछ देर अपनी बेटी के साथ खेलता है। फिर अच्छे कपड़े पहनकर एंड्रिया के उठने से पहले उसके लिए एक नोट लिखता है जिसमें लिखा था उसे लंदन में कुछ काम है, इसीलिए वो लंदन जा रहा है। फिर वहाँ से चला जाता है। एंड्रिया उठकर गिलबर्ट को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। उधर रे और नाइट्स भी उसके घर का पता लगा लेते हैं और उसके घर के पास नजर रखते हैं ताकि वो गिलबर्ट को पकड़ सके, लेकिन गिलबर्ट उन्हें कहीं नहीं दिखता। तब नाइट्स रॉबर्ट मतलब गिलबर्ट का फ्रेंड बनकर कॉल करता है। एंड्रिया कॉल उठाकर बताती है रॉबर्ट घर पर नहीं है। तब नाइट्स समझ जाता है रॉबर्ट चोरी करने वाला है। आगे हम देखते हैं 12 जून 1988 को लंदन के एक होटल में गिलबर्ट रॉबरी की तैयारी कर रहा था। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वैसे मैं आपको बता दूं ये लंदन यूके वाला लंदन नहीं बल्कि कनाडा में भी एक लंदन नाम का शहर है। खैर तभी गिलबर्ट के रूम का फोन बजता है। दरअसल एंड्रिया ने उसे कॉल किया था। वो जानना चाहती थी कि वो सच में काम के सिलसिले में ही गया है, लेकिन गिलबर्ट से बात करते हुए वो समझ गई थी कि वो बैंक लूटने लंदन गया है, लेकिन वो उसे पता नहीं चलने देती। गिलबर्ट कहता है वो 4:30 बजे तक वापस पहुंच जाएगा। वो एंड्रिया को खुद को पिकअप करने एयरपोर्ट पर बुलाता है। उधर रे और नाइट्स पिम्ब्रोक के लोकल एयरपोर्ट से गिलबर्ट के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम का आदमी वहाँ के चार्टर्ड प्लेन से पिम्ब्रोक से टोरंटो और टोरंटो से लंदन गया और उसने इस सफर के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। इसीलिए वो दोनों भी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से लंदन के लिए निकलते हैं। उधर गिलबर्ट अपने होटल के सामने वाली बैंक में जाता है और वहाँ के कैशियर को गन दिखाकर सारा पैसा लूट लेता है। उधर नाइट्स और रे भी लंदन पहुंच गए थे। वो दोनों लंदन पहुंचते ही गिलबर्ट की तलाश में निकलते हैं। उधर बैंक लूटने के बाद गिलबर्ट एक कार खरीदता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कुछ देर बाद उसी बैंक में नाइट्स आता है और रॉबर्ट व्हाइटमैन की फोटो दिखाता है। तो वहाँ का लोकल पुलिस वाला बताता है उसने उसे कार में जाते हुए देखा। नाइट समझ गया था कि गिलबर्ट उसी प्लेन से वापस जाने वाला है। वो लंदन एयरपोर्ट पर गिलबर्ट की फोटो के साथ एक नोटिस जारी करता है। तब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रॉबर्ट व्हाइटमैन मतलब गिलबर्ट प्लेन में बैठा लंदन के लिए रवाना होने वाला है। फिर प्लेन वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद गिलबर्ट कनाडा के पिम्ब्रोक एयरपोर्ट पहुंचता है। हमेशा की तरह वहाँ एंड्रिया उसे पिकअप करने पहुंच गई थी। तब एंड्रिया कहती है इसके बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो उस पर काफी भड़कती है। तब
तब गिलबर्ट कहता है काम खत्म हो गया, अब वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर गिलबर्ट एंड्रिया और अपनी बेटी से प्यार करने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारी पुलिस उसे पकड़ने आती है। गिलबर्ट उनसे बचने वापस एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। तभी अंदर से रे और नाइट्स निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद पुलिस गिलबर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। तब उसकी बेटी उसे देखकर रो रही थी, लेकिन 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। फिर नाइट्स टॉमी का अरेस्ट वारंट लेकर उसके क्लब में पहुंचता है। वही गिलबर्ट इंट्रोगेशन रूम में बैठा था। तब नाइट्स उसके पास आता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है, लेकिन गिलबर्ट टॉमी के बारे में कुछ नहीं बताता। गिलबर्ट को लग रहा था पुलिस उसके बारे में नहीं जानती, इसीलिए वो आगे चलकर बच जाएगा। लेकिन नाइट्स कहता है उसे पता है गिलबर्ट व्हाइटमैन उसका असली नाम नहीं। ये सुनकर गिलबर्ट समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए गिलबर्ट नाइट्स से एक डील करता है कि अगर वो उसे उसकी वाइफ से एक बार मिलवा दे तब गिलबर्ट उसे अपनी चोरियों के बारे में सब बता देगा। नाइट्स कहता है एंड्रिया को उसके असली नाम का पता चल गया और शायद इसीलिए वो उससे मिलना नहीं चाहेगी, क्योंकि गिलबर्ट ने उसे भी अब तक अपना असली नाम नहीं बताया। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्रिया गिलबर्ट से मिलने आई थी। वो उस पर बहुत भड़कती है क्योंकि उसने एंड्रिया को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। तब गिलबर्ट कहता है उसने एंड्रिया से बहुत कुछ छुपाया होगा और बहुत झूठ भी बोले होंगे, लेकिन वो उससे सच्चा प्यार करता है। एंड्रिया को लग रहा था वो भी गिलबर्ट के किसी प्लान का हिस्सा थी या फिर वो एंड्रिया को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाला था। गिलबर्ट कहता है वो एंड्रिया से सच में प्यार करता है, वो उसके साथ बहुत खुश था। फिर गिलबर्ट एंड्रिया से माफी मांगता है और उसे खुद से दूर जाने कहता है ताकि उसे कोई और मुसीबत न झेलनी पड़े, लेकिन एंड्रिया कहती है वो उससे दूर नहीं भाग सकती। आगे हम देखते हैं जेल में कुछ समय बाद टॉमी गिलबर्ट से मिलने आता है और गिलबर्ट को थैंक यू कहता है क्योंकि गिलबर्ट ने उसका नाम कहीं नहीं लिया, जिसकी वजह से टॉमी बच गया। गिलबर्ट टॉमी को अच्छा दोस्त मानता था क्योंकि टॉमी ने उसकी बहुत मदद की थी। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं। गिलबर्ट को सारी रॉबरीज के लिए दोषी पाया गया। फिर कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाता है। आगे हमें हिस्ट्री दिखाई जाती है जहां हमें बताया जाता है प्रोजेक्ट कैफे ने टोटल 84 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया था, लेकिन टॉमी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से वो बच गया। फिर गिलबर्ट को जेल में डाल दिया गया। तब एंड्रिया अपने घर पर बैठकर फैमिली एल्बम देख रही थी। डिटेक्टिव ने 1992 में एक बार फिर से ऐसी टास्क फोर्स बनाई, जिसके बाद टॉमी को भी पकड़ लिया गया और उसे 8 साल की सजा हुई। आगे हमें पता चलता है प्रोजेक्ट कैफे के बाद नाइट्स की वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कभी नहीं की। लेकिन नाइट्स एक बैंक टेलर को डेट कर रहा था, वही बैंक जिसे गिलबर्ट ने लूटा था। मूवी में आगे दिखाया जाता है एंड्रिया अपनी दूसरी बेटी को गिलबर्ट से मिलवाने लाती है जो गिलबर्ट की ही थी। फिर हम हिस्ट्री देखते हैं जिससे हमें पता चलता है गिलबर्ट और एंड्रिया का 1989 में डाइवोर्स हो गया। गिलबर्ट 2001 में जेल से रिहा हुआ और अब वो एक ट्रक ड्राइवर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गिलबर्ट की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, वो अपनी दोनों बेटियों के कांटेक्ट में है। उसकी बड़ी बेटी एवा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। आगे हम गिलबर्ट गैल्वान जूनियर का रियल फुटेज देखते हैं जिसमें रिपोर्टर पूछता है उसने रॉबरी से बहुत सारे पैसे लूटे थे और अब वो पैसा कहाँ है। तब गिलबर्ट कहता है उसके पास अब पैसे नहीं है क्योंकि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। गिलबर्ट ने 59 रॉबरीज की थी जिसमें उसने $2.339 मिलियन की चोरी की। उसमें से बहुत सारा पैसा बैंक को नहीं मिला। गिलबर्ट ने कनाडा में रॉबरी करने का रिकॉर्ड बनाया था। कनाडा की हिस्ट्री में अब तक किसी ने भी इतनी रॉबरी नहीं की। और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम दिखाने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जिसका नाम है माइंडफुलनेस एंड मर्डर। ये थाई लैंग्वेज की मूवी है जो 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस तरह की वर्ल्ड मूवीज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है एक बौद्ध मठ में। सुबह का वक्त होता है और यहाँ रहने वाला भिक्षु अपने रोज के काम में व्यस्त है। सभी सांसारिक सुख को त्याग करके इस मठ में आए हैं और ज्यादातर वक्त मेडिटेशन करने में गुजारते हैं। एक ओर है यह शांत वातावरण, लेकिन दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाली सिटी को दिखाते हैं। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और विक्टिम स्पॉट पर ही मर गया, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो बड़े घर का लड़का है और बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने की बजाय पैसे लेकर उसे
जाने देती है। यहाँ आनंदा नाम के साधु को दिखाते हैं जो कि इस मूवी का हीरो है। इसके मठहेड यानी कि मठाधीश अनंत को बुलाते हैं। वे देखते हैं कि पानी के टैंक में एक लाश पड़ी हुई है। मठाधीश कहते हैं कि आप तो पहले पुलिस में थे ना, इसीलिए मैंने पुलिस को खबर करने से पहले आपको बताना ठीक समझा। जी हाँ, आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था, पर किसी वजह से उसने इस काम को अपने सांसारिक जीवन को त्याग करके बौद्ध भिक्षु बन गया। आनंदा लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वही इंस्पेक्टर आता है जिसने एक्सीडेंट स्पॉट पर अमीर लड़के से पैसे लिए और उसे अरेस्ट नहीं किया। ये लाश इस मठ में रहने वाले एक लड़के की है। उसकी आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा दिया गया है। आनंदा बताता है कि ये लड़का अपने गांव को छोड़कर यहाँ आया था और इसका कोई नहीं है। इसे देखकर लगता है कि इसे मरे हुए 24 से 30 घंटे हुए होंगे। इंस्पेक्टर भी जानता है कि आनंदा एक पुलिस ऑफिसर था। वो पूछता है कि ऐसे अनाथ लड़के का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों। आनंदा सोच में पड़ जाता है कि अब वे शक करें तो किस पे करें। इतने में पुलिस लाश की और उस जगह की फोटोज क्लिक करके वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप इसका क्रियाक्रम कर दीजिए, पर आनंदा पूछता है कि क्या आप इसका शव विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इस सिटी में कई अनाथ बच्चे मरते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। ऊपर से इस लड़के के शरीर में इंजेक्शन के मार्क्स हैं। शायद ये नशा करता था, उसकी वजह से भी मौत हो सकती है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप चाहें तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो चला जाता है। मठाधीश आनंद से कहते हैं कि आप मेरे खातिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ और भी लड़के रहते हैं और मुझे उन सब की चिंता होने लगी है। उनका रिक्वेस्ट सुनकर आनंदा सोच में पड़ जाता है कि मैंने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी और यहाँ क्यों आया। एक साधु होकर इन बातों में पड़ना क्या ठीक होगा? लेकिन एक लड़के की जान गई है, इसका कारण तो पता लगाना ही होगा। ये सोचकर वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। मठ का मैनेजर उसे उस लड़के का फाइल दिखाता है। फाइल में उसका नाम लिखा होता है नोही। वो अनाथ था। यहाँ आने से पहले वो नशा करता था, पर यहाँ आने के बाद उसने नशा नहीं किया। अब लाश को चेक करके आनंदा दूसरे भिक्षुओं से पूछताछ करता है, लेकिन कोई इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। आनंदा उस टैंक को चेक करता है जिसमें लाश थी। उसमें एक कीचेन मिलता है। कुछ और भिक्षु भी मदद करते हैं और पूरे मठ को छान मारते हैं कि कहीं कोई एविडेंस मिल जाए। उन्हें लड़के का ड्रेस मिलता है जिसमें एक विजिटिंग कार्ड और एक पेपर होता है। आनंदा उस ड्रेस को मैनेजर को देता है और एविडेंस को सेफ रखने को कहता है। फिर वो उस सेक्शन में जाता है जहां अनाथ लड़के रहते हैं। एक भिक्षु उनकी देखभाल करता है। आनंदा कहता है कि वो लड़कों के साथ बहुत मजे से खेल रहा है। वो आनंदा को नोही के कमरे में ले जाता है। बच्चों के साथ उसकी फ्रेंडलीनेस देखकर आनंदा खुश हो जाता है। नोही की चीजें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस मठ में रहने वाले लड़के के पास ऐसा कॉस्टली फोन कैसे आ सकता है। इंचार्ज बताता है कि वो लड़का बड़ा अजीब था, मैं भी उसे ठीक से नहीं जान पाया। उसकी चीजों को चेक करते हुए आनंदा और मैनेजर को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा है मुझे परेशान करना छोड़ दो वरना, और उसके नीचे इनिशियल सी लिखा होता है। वे समझ जाते हैं कि वो कातिल का ही लेटर है जो उसने नोही को दिया था। आनंदा को पता चलता है कि मठ में आने से पहले नोही किसी और के घर में रहता था। उसका पता लगाकर आनंदा वहां जाता है। ये नोही की माँ की सहेली है और कहती है कि मैं इसके बारे में उसका बेल नहीं करवाऊंगी। अब पता चलता है कि नोही कई बार जेल जा चुका था। वो नोही की मौत की खबर सुनकर चौंक जाती है। वो बताती है कि नोही को मानसिक रूप से कई प्रॉब्लम्स थी, ठीक से बात नहीं करता था और बाद में नशा करने लगा और फिर चोरी। जब देखो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। 1 साल मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ गई और मैंने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ मठ का मैनेजर 3 भिक्षुओं को देखता है जो हमेशा अकेले में कुछ बातचीत करते रहते हैं। उसे उन पर शक होता है। तभी मठाधीश आनंदा को बताते हैं कि हमारे मठ का एक साधु कल से लापता है। उसका नाम बॉन्जी है। शायद वो कातिल था और आपके इन्वेस्टिगेशन की वजह से डरकर भाग गया। पर आनंदा बिना एविडेंस के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। आनंदा बॉन्जी के कमरे को चेक करता है। उसके कमरे में नशीले पदार्थ मिलते हैं। एक भिक्षु के कमरे में ये कैसे आया और अगर भिक्षु बॉन्जी नशा करता था तो वो इसे यहाँ छोड़कर क्यों चला गया और वो कहाँ गायब हो गया? उसका नोही के कत्ल से क्या कनेक्शन है? तब एक जनरल का कॉल आता है जो इन अनाथ लड़कों की पढ़ाई और देखभाल के लिए फंड्स देता है। वो कड़ी आवाज में पूछता है कि मेरे फंड्स को लेकर आप लोग कर क्या रहे हैं? वहां बच्चों का कत्ल हो रहा है क्या? और वो भिक्षु जो गायब है उसके बारे में क्या पता चला? आनंदा बताता है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, जब पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। अब आनंदा जैक नाम के लड़के से मिलता है जिसे मठाधीश ने उसकी मदद के लिए भेजा है। वो चबड़ चबड़ बातें करता है और हर बात पे सवाल करता है। गुरुजी मुझे सब लंगड़ा जैक क्यों कहते हैं? मैं तो ठीक से चलता हूँ, तुम उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो और काम पर ध्यान दो। ये कहकर वो एक जर्नलिस्ट से मिलने जाते हैं।
नोही के एड्रेस से उन्हें एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो इसी जर्नलिस्ट का है। जर्नलिस्ट तुरंत पहचान जाती है कि आनंदा उस बौद्ध मठ से आए हैं जहां नोही रहता है। वो बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले नोही मुझसे मिलने आया था और उसने बताया कि आपके मठ में नशीले पदार्थ इलीगली बेचे जा रहे हैं। अब आनंदा चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जर्नलिस्ट कहती है कि मठ में भी तो इंसान ही रहते हैं, है ना? कुछ लोग मठ में आकर अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, लेकिन सभी ऐसा करेंगे ये हम कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी कोई मठ पर शक नहीं करता, इसीलिए शायद वहां नशीले पदार्थों का बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं कोई बात नहीं छाप सकती, इसीलिए मैं उसकी बात को पब्लिश नहीं कर पाई। वो आनंदा को अपना पर्सनल नंबर देकर कहती है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो आप ये स्टोरी मुझे जरूर देना। फिर आनंदा पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को वही कीचेन देता है जो उसे वाटर टैंक के पास मिला था। इंस्पेक्टर उसके बारे में पता लगाने का वादा करता है। वो आनंदा को क्राइम सीन के पास मिले कुछ फुटप्रिंट्स की फोटोज भी देता है। अब आनंदा को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक क्लू मिल गया था। जैक कहता है कि शायद भिक्षु बोंजी ने नोही का खून किया होगा और फिर यहाँ से बचकर भाग गया। आनंदा सख्त आवाज में कहता है कि जब तक सच का पता नहीं चलता किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। वो मैनेजर से भिक्षु बोंजी का फाइल मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि बहुत ढूंढने पर भी उसे बोंजी का फाइल कहीं नहीं मिला। आनंदा को शक होता है कि कातिल सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने बोंजी का फाइल चुरा लिया। वो मैनेजर को नोही के बॉक्स से मिला हुआ वार्निंग लेटर देता है, यहाँ के सारे भिक्षुओं की फाइल चेक करो, अगर ये हैंडराइटिंग किसी की राइटिंग से मैच करती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दो। फिर वो जैक को फुटप्रिंट्स के फोटो देकर कहता है कि इस मठ के हर आदमी का चप्पल चेक करो और अगर तुम्हें इस डिजाइन से मैच करने वाला चप्पल मिले तो मुझे बताओ। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि गुरुजी सारे के सारे चप्पल चेक करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, ये कहकर वो जैक को काम पे लगा देता है। यहाँ मैनेजर को चिढ़क नाम के एक भिक्षु की फाइल मिलती है जिसकी हैंडराइटिंग उस पेपर की हैंडराइटिंग से मैच करती है। अब आनंदा चिढ़क से पूछता है कि क्या तुमने ये लेटर नोही को लिखा था? तुम उसे किस बात की वार्निंग दे रहे थे? लेटर को देखकर चिढ़क का चेहरा जरा चेंज हो जाता है। वो बताता है कि एक रात नोही मेरे कमरे में आया था और उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो रोने लगा कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मैंने उसे शांत किया और अपने कमरे में सुला दिया। मुझे लगा कि वो किसी बात से परेशान है। अगली सुबह वो मेरे कमरे से जा चुका था। तो क्या सिर्फ तुमने इस बात के लिए उसे ये वार्निंग लेटर दिया था? नहीं आनंदा जी, वो एक बार नहीं, हर रात को यही करने लगा। मैंने मठाधीश से रिपोर्ट करना चाहा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि बात को इतना बढ़ाने से पहले मैं उसे एक बार वार्न कर दूं, इसीलिए मैंने उसे ये वार्निंग लेटर दिया। आनंदा पूछता है कि क्या वो किसी और के साथ भी ऐसा बिहेव करता था? ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस मठ में सेटचा नाम का एक भिक्षु है जिसे नोही अक्सर बात करता था। अब आनंदा सेटचा से मिलने जाता है, पर वो अकड़ कर सिगरेट पी रहा होता है। वो बताता है कि नोही 2-3 बार मुझसे सिगरेट शराब वगैरह लेने आया था। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इन दोनों भिक्षुओं की बातें आनंदा को कंफ्यूज कर देती हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है। तभी वो लड़के के सेक्शन को मैनेज करने वाले उस भिक्षुक से मिलते हैं जो उस दिन लड़कों के साथ खेल रहा था। वो बताता है कि यहाँ नशीले पदार्थ वगैरह नहीं बिकते, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अगर बाहर की दुनिया को शक हो गया कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मठ को कोई फंड्स नहीं देगा। अब आनंदा रियलाइज करता है कि ये कैसा केस है जिसमें प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन एक का भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैनेजर बताता है कि इस मठ में बोंजी और सेटचा को मिलाकर टोटली 4 भिक्षुकों की फाइल्स नहीं है, मतलब इन्हीं चारों में से एक कातिल है। आनंदा की कुछ भी समझ में नहीं आता कि कातिल कौन हो सकता है। अगले दिन इंस्पेक्टर कॉल करता है। आनंदा उससे मिलने जाता है और वो बताता है कि ये कीचेन नॉर्थ के एक बहुत बड़े भिक्षु ने बनवाया है। वो भिक्षु तो चल बसा, लेकिन उसके बाद इस कीचेन को बहुत वैल्यूएबल माना जाने लगा। पर नोही को ये किसने दिया होगा? अब इंस्पेक्टर बताता है कि शायद नोही नॉर्थ से आया था और किसी ने उसे ये गिफ्ट किया होगा, लेकिन आनंदा जानता है कि नोही नॉर्थ का नहीं है। रास्ते में उन्हें अपने मठ में रहने वाले लड़के दिखते हैं जो बाहर के एक लड़के के साथ खेल रहे होते हैं। आनंदा उन्हें मठ में ले जाकर कहता है कि उन लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो, वरना तुम्हें बुरी आदतें लग जाएंगी। फिर वो लड़कों का कमरा चेक करता है। तब एक लड़का चुपके से अंदर आकर कुछ
कुछ ले जाने की कोशिश करता है। आनंदा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके हाथ में नशीले पदार्थ होते हैं। अब आनंदा को गुस्सा आता है और वो लड़के के हाथ से नशीले पदार्थों का पैकेट छीनकर मठाधीश के आगे फेंकता है। अब बताइए इस मठ में क्या हो रहा है। अब रिवील होता है कि मठाधीश इस मठ में हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में जानते थे, लेकिन फंड्स बंद होने के डर से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन पुलिस को भी इस मठ पर शक था, इसीलिए उन्होंने अपने 4 अंडरकवर ऑफिसर्स यहाँ भेजे जो भिक्षुओं के भेष में यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब आनंदा बताता है एक पुलिस ऑफिसर है बॉन्जी जो गायब हो गया है, दूसरा है सच्चा। इनके अलावा 2 और पुलिस ऑफिसर्स हैं और इन्हीं 4 लोगों की फाइल्स यहाँ नहीं है क्योंकि वे इस मठ के भिक्षु हैं ही नहीं। आनंदा को गुस्सा आता है कि मठाधीश ने यहाँ के लड़कों की जिंदगी और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और उन्हें नशे का आदी होने दिया। आनंदा एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसके साथ वो पहले काम करता था। वो उसे नोही के कत्ल और मठ में हो रहे नशीले पदार्थों के बिजनेस के बारे में बताता है। मठ में 4 पुलिस वाले भिक्षु बने घूम रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि नोही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाना ये सब पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए किया गया होगा। शायद उसे टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन उसके कत्ल करने का मोटिव क्या था? नोही का बिहेवियर उतना ठीक नहीं था। कुछ भिक्षुकों ने कहा है कि वो उन्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता था। तो फिर तुम्हें खूनी को ढूंढने के बजाय उस मोटिव को ढूंढना है जिसकी वजह से नोही का कत्ल हुआ था। आनंदा को भी यही ठीक लगता है। इस बीच वे नोही का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन ये क्या, इस शव पेटी में नोही की लाश की बजाय बॉन्जी की लाश है। मतलब उस पुलिस ऑफिसर की लाश जो भिक्षु के भेष में था और अचानक गायब हो गया। मठाधीश भी आकर चिल्लाते हैं कि ये मेरे मठ में क्या हो रहा है, जल्द से जल्द नोही की लाश का पता लगाओ। तब आनंदा कहता है कि यहाँ क्रिमेट करने के 2 चैम्बर्स हैं। वो दूसरे चैम्बर में दरवाजा खोल कर देखता है तो उसके अंदर नोही की लाश होती है, पर किसी को इस बात का पता नहीं था। इतने में जर्नल आ जाता है और देखता है कि बॉन्जी की छाती पर इंजेक्शन का निशान है, मतलब किसी इंजेक्शन से ही बॉन्जी का खून हुआ है। अब आनंदा बताता है कि कातिल जानता था कि हम नोही की बॉडी को क्रिमेट करने जा रहे हैं। उसी कातिल ने बॉन्जी का खून किया है और उसने बड़ी चालाकी से नोही की लाश को एक चैम्बर में रख दिया और बॉन्जी की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर नोही की शव पेटी में रख दिया। अगर इस पेटी को एक इंसान उठाता तो उसे वजन से पता लग जाता कि ये नोही की लाश नहीं हो सकती, लेकिन इसे 4 लोग उठाते हैं, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। यही गैस करके कातिल ने ये अचानक चाल चली है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसने बॉन्जी की लाश पर ठीक से कपड़ा नहीं लपेटा और इस वजह से हमें उसका चेहरा दिख गया। अब वे मठ के सारे भिक्षुकों को इंटेरोगेट करते हैं। सच्चा के कमरे के बाहर एक सिरिंज मिलता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। अब मठाधीश भिक्षुकों की मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि इस मठ में 2 कत्ल हुए हैं और मैं ये सह नहीं सकता। अगर आप में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज आनंदा को बता दीजिए। अब हर भिक्षु अपनी बात बताता है। नोही की कई बुरी आदतें थी। भिक्षुकों के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता था, लेकिन हमेशा परेशान था, रोता रहता था। वो अक्सर बॉन्जी के कमरे में जाया करता था, सड़क के रोडीज के साथ घूमता रहता था। इस तरह के कई कंप्लेंट्स सामने आते हैं। अब आनंदा फैसला करता है कि उन्हें उन 3 पुलिस वालों पर ध्यान देना चाहिए जो नशीले पदार्थों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने इस मठ में आए थे और भिक्षु बने बैठे हैं। आनंदा को उन पर शक होता है क्योंकि जब कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उठ खड़ी होती है और खूनी की तलाश करती है, लेकिन ये 3 आदमी इतने कूल दिख रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है कि ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। आनंदा मठाधीश से उन 4 की फाइल्स मांगता है। पहले तो मठाधीश इनकार करते हैं क्योंकि जनरल ने उन्हें मना किया था। आप जनरल के लिए कब से काम करने लगे? आनंदा के ये सवाल से शर्मिंदा होकर मठाधीश उन 4 की डिटेल देते हैं। आनंदा उसे लेकर इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का डाटाबेस चेक करके बताता है कि वो 4 जो अंडर कवर पुलिस के नाम पर मठ में रहते हैं वे पुलिस वाले नहीं हैं। इस खतरनाक सच को जानकर अब आनंदा मठ में आता है और वहां जनरल कहता है कि तुम ये केस छोड़ दो, पर आनंदा डटकर कहता है मैं तो फेक पुलिस वालों को पकड़ना चाहता हूँ, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जनरल धमकी देता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस मठ को मेरी तरफ से एक भी पैसा डोनेशन नहीं मिलेगा। अब पता चल चुका है कि इस जनरल ने उन 4 को यहाँ भेजा है, ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर नहीं है। इस बीच मैनेजर एक और क्लू ढूंढ निकालता है। दरअसल नॉर्थ में एक गैंग है जो नशीले पदार्थ बेचता है और वे अपने दुश्मनों की आंखें नोचकर उनके मुंह में कैंडल
दबाकर उनका खून करते हैं। यही नोही के केस में भी हुआ था। अब आनंदा को एक बात याद आती है। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वाटर टैंक में पड़ा हुआ कीचेन नॉर्थ के किसी भिक्षु ने बनाया था। अब बातें जरा क्लियर होने लगती हैं। उस रात आनंदा कुछ फाइल्स चेक कर रहा होता है कि अचानक उसके सामने किंग कोबरा आ जाता है और आनंदा को डस देता है। पता नहीं ये अंदर कैसे आ गया। अगले सीन में आनंदा हॉस्पिटल में होता है। वो लगभग इस केस को सॉल्व कर चुका है। वो मैनेजर को बताता है कि जनरल इस मठ को नशीले पदार्थों का बिजनेस चलाने के लिए यूज कर रहा है। ये चारों आदमी जो अंडर कवर पुलिस बनकर यहाँ आए थे वे जनरल के आदमी हैं। मठ पर कोई शक भी नहीं करेगा, इसीलिए जनरल मठ को फंड भी देता है और अपना इनलीगल बिजनेस भी यहाँ चला रहा है। नोही को इस बात का पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने इसे मार डाला। यही वो नॉर्थ गैंग है जो विक्टिम की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने साथी बॉन्जी को क्यों मार डाला यही पता लगाना है। और मुझे पता है कि जनरल ने ही मेरे कमरे में सांप छोड़ा था, पर मैनेजर कहता है कि अब आप आराम कीजिए, बाद में पता लगा लेंगे। जैक आनंदा का बड़ा ख्याल रखता है और उनके पास ही सो जाता है। आनंदा भी सो जाता है। आधी रात को अचानक कोई आनंदा का गला दबाकर उसके मुंह में कैंडल घुसाने लगता है। आनंदा देख लेता है कि यह सच्चा है, लेकिन तभी पीछे से जैक सच्चा पर वार करता है। अब सच्चा जैक को उठाकर फेंकता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। आनंदा भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है। मठाधीश आकर कहते हैं कि तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया, तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स एकदम ठीक है। कल रात सच्चा मठ से भाग गया। जनरल उस नॉर्थ गैंग का लीडर निकला जो नशीले पदार्थ बेचते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जैक के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। उसका सर बुरी तरह से डैमेज हुआ है। अब आनंदा जरा सोचता है और उस जर्नलिस्ट को बुलाता है। आनंदा बताता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी देने वाला हूँ, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापनी होगी। तुम्हें उस स्टोरी में जैक के बारे में भी लिखना है, जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद की और आज उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जर्नलिस्ट मान जाती है और अपने न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को छापती है। अब कई बड़े बड़े लोग जैक की ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन देते हैं। अब आनंदा को जैक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में उसकी खोज खत्म नहीं हुई। वो मठ के मैनेजर से नोही की सारी चीजें लाने को कहते हैं। मैनेजर उन चीजों के साथ आनंदा का फाइल भी ले आता है। दरअसल 10 साल पहले एक राउडी गैंग ने आनंदा की पत्नी और उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद ही आनंदा उस लाइफ को छोड़कर इस मठ में आकर भिक्षु बन गया था। ये कहकर मैनेजर जरा इमोशनल हो जाता है, लेकिन आनंदा कहता है कि इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, मुझे ये केस पूरा सॉल्व करना है। नोही का कत्ल इन चारों में से किसी ने किया है, लेकिन इन लोगों ने अपने ही गैंग के आदमी बॉन्जी को क्यों मारा? मुझे लगता है कि बॉन्जी का कातिल ये गैंग नहीं कोई और है। तुम इस मठ के उन भिक्षुओं की लिस्ट बनाओ जो नॉर्थ से नहीं है। मैनेजर उन्हें लिस्ट बनाकर देता है। फिर आनंदा के कहने पर मैनेजर उन भिक्षुकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। सारे भिक्षु अपने चप्पल उतारकर मेन हॉल में जाते हैं। आनंदा देखता है कि नोही के कत्ल के वक्त जो फुटप्रिंट मिला था वो चिढ़ाक के चप्पल का था और चिढ़ाक नॉर्थ से आया है। इसी ने आनंदा को बताया था कि नोही उसके कमरे में आया था, उसने सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश कर रहा था। अब मीटिंग खत्म होती है और आनंदा चिढ़ाक के कमरे के पास जाता है। वो दूसरे भिक्षुकों को पास के कमरे में वेट करने को कहता है, क्योंकि उसके और चिढ़ाक के बीच जो बात होगी उसका यही विटनेस होगा। आनंदा चिढ़ाक के कमरे में जाकर उसका वेट करता है। तभी चिढ़ाक आता है। आनंदा को देखकर वो जरा टेंशन में होता है, फिर भी कैजुअली कहता है कि क्या आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ और आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब आनंदा बताता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ खत्म होने वाला है। वाटर टैंक में जो कीचेन मिला वो तुम्हारा है। नोही का कत्ल करते वक्त तुम्हारा कीचेन वाटर टैंक में गिर गया। इनकार मत करना, क्योंकि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो कीचेन तुम्हारा है। दूसरी बात, जब मैंने जैक को इस मठ के सारे चप्पलों को चेक करने के लिए भेजा तो सिर्फ तुम बहुत देर तक गार्डन में वॉकिंग करते रहे। तुम्हें डर लगा कि अगर चप्पल उतार दिया तो जैक उसका डिजाइन देख लेगा। उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज फंस गए। कातिल तो तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने नोही का कत्ल क्यों किया और फिर बॉन्जी को क्यों मार डाला। अब चिढ़ाक सच बताता है। दरअसल चिढ़ाक गे है, लेकिन वो अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए इस मठ में रह रहा था। पर एक रात उसे पता चला कि नोही भी गे है और नोही खुद भी उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था। उस दिन इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई। मठ में कोई इस बात को नहीं जानता था, लेकिन एक दिन बॉन्जी ने मुझे और नोही को एक साथ
साथ देख लिया और मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे पूरे मठ में बदनाम कर देता। मुझसे जितना बन पड़ा मैं उसे देता रहा, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने नूही को एक वार्निंग लेटर लिखा कि आइंदा मुझे परेशान मत करो वरना, लेकिन उसके बाद भी नूही ने मेरे कमरे में आना बंद नहीं किया। फिर मैंने बोंजी से मदद मांगी और उसने अपने गैंग के मेथड से नूही की आंखें नोचकर उसके मुंह में कैंडल दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद भी बोंजी मुझे पैसों के लिए परेशान करने लगा, इसीलिए मैंने एक सिरिंज में हवा भरकर बोंजी को इंजेक्ट कर दिया और उसे मार डाला। फिर क्रेमेशन में नूही की लाश को पहले से अंदर रखकर नूही के शव की पेटी में बोंजी की लाश को रख दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि तुम्हें उसका चेहरा दिख गया। अब चिढ़ाक विलन की तरह हंसता है और कहता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने ये सब किया है। इससे पहले कि तुम किसी और को बताओ मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी पास के कमरे से वो भिक्षु आ जाता है जिसे आनंदा अपने साथ लाया था। फिर क्या था, चिढ़ाक ने कन्फेस भी किया है और उसका विटनेस भी है। अब पुलिस इंस्पेक्टर आकर चिढ़ाक को अरेस्ट कर लेता है। अब आनंदा ने यह केस 100% सॉल्व कर लिया था। लास्ट सीन में आनंदा जैक से मिलने जाता है और जैक बिल्कुल ठीक हो गया है, जिसकी प्यारी स्माइल के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी के शुरू में हम क्रिस को देखते हैं जो डेजर्ट में वोल्फ खेल रहा था। तभी उसके पास एक कार आती है। उस कार में क्रिस का भाई था जिसका नाम हेनरी है। हेनरी क्रिस को एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। बैग देने के बाद हेनरी क्रिस से कहता है कि हमें एक मिशन करना होगा। हेनरी कहता है कि हमें एक बस को किडनैप करना होगा, तभी हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिस इस काम को करने से मना कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर क्रिस का एक जिगरी यार भी होता है जिसका नाम ओवेन है। ओवेन गाँव में पानी निकालने का काम करता है। क्रिस भी अपने गांव और गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार करता है और अपने गांव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब ओवेन एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं निकाल पाता। क्रिस के गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से गांव में पानी की भी बहुत परेशानी हो रही थी। ओवेन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसे हो तो हम पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर क्रिस ओवेन से कहता है कि पैसे मैं लेकर के आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जिसमें कुछ एजेंट्स बैठे हुए थे। ये सभी एजेंट एक बहुत बड़ी ऑयल की फैक्ट्री में जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं। फिर हम इन एजेंट्स के लीडर को देखते हैं जिसका नाम लिu फेंग है। फिर वो एजेंट उस फैक्ट्री के लीडर से मिलते हैं और वो इन्हें अंदर लेकर के जाती है। असल में फैक्ट्री के सभी लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और लिu और उनकी टीम इनको बचाने के मिशन पर आई हुई है। अंदर पहुँचने के बाद लिu अपनी टीम से मिशन की प्लानिंग करता है और कहता है कि हमें इस हाईवे ऑफ डेथ से जाना होगा। ये रास्ता शॉर्टकट तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी। दूसरी तरफ फैक्ट्री की लीडर चाओ एक पेन ड्राइव से सभी सिस्टम को लॉक करके उस पेन ड्राइव को अपने बैग में रख लेती है ताकि ये पेन ड्राइव किसी के हाथ ना लगे। फिर चाओ वो पेन ड्राइव वाला बैग अपनी एक असिस्टेंट को दे देती है जिसका नाम मैं है। मैं असल में लिu फेंग की बेटी है और इनके बीच में लड़ाई हो रखी थी इसलिए इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। फिर हम फैक्ट्री के सभी लोगों को देखते हैं जो एक बस में बैठकर हाईवे ऑफ डेथ से ग्रीन जोन की तरफ जाते हैं। कुछ ही देर में ये हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर लिu की बेटी शॉक हो जाती है। लिu अपनी बेटी से कहता है कि डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। लिu अपनी टीम से भी सावधान रहने के लिए कहता है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दो कार रोड के बीच में खड़ी हुई दिखाई देती है। लिu की बेटी कहती है कि हमें बस को रोक देना चाहिए, लेकिन लिu कहता है कि मैं जानता हूँ ये कार रोड के बीच में क्यों खड़ी हुई है। अब जैसे ही ये बस को उस कार के पास ले जाते हैं उन कार के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इससे बस में बैठे हुए लोग और लिu की बेटी काफी डर जाते हैं, लेकिन लिu बस को रोकता नहीं है बल्कि सीधा ले जाता है। बस बॉम्ब प्रूफ थी इसलिए बस में बैठे हुए लोगों का कुछ नहीं होता है। असल में इन कार का रोड के बीच में खड़ा होना ये एक ट्रैप था, लिu ये अपनी बेटी से कहता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद लिu को एक खतरनाक तूफान नजर आता है और वो उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी क्रिस भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और सबसे लास्ट वाली बस में घुसकर उसको हाईजैक कर लेता है। लिu को पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो ये काम कर रहा था। कुछ देर बाद लिu तूफान से बाहर आकर सभी बस को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक बस गायब हो गई है। फिर लिu अपनी टीम से कहता है क्या तुम्हें पता है वो बस कहाँ गई? तभी एक लड़की कहती है मैंने
उस बस को ईस्ट की तरफ जाते हुए देखा था। फिर लिव एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि उस बस को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। लिव की बेटी भी साथ चलने के लिए कहती है। फिर लिव अपनी बेटी को लेकर उस बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। उन्होंने इसी ट्रक से एक नकली तूफान बनाया था ताकि बस को आसानी से हाईजैक किया जा सके। फिर लिव को वो बस नजर आ जाती है। लिव के साथी बताती है कि कुछ अमेरिकन ने उनके 5 लोगों को किडनैप कर लिया है, जिसमें फैक्ट्री की लीडर चाउ भी थी। फिर लिव अपनी टीम को कॉल करके बाकी बस को ग्रीन जोन तक पहुंचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिस भी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिव का हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। फिर क्रिस अपनी गाड़ी को एक जगह रोक करके वापस से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है। जब हेलीकॉप्टर क्रिस के करीब आता है तो क्रिस उसे उड़ा करके वहां से भाग जाता है। फिर क्रिस वहां से एक खंडर के अंदर आता है और वहां पर हेनरी से पूछता है कि ये मिशन किसका है। तभी वहां पर ओवेन आ जाता है और वो कहता है कि ये मिशन मेरा है। ओवेन ने फैक्ट्री की लीडर चाउ को भी पकड़ लिया था। अब वो इनके पूरे सिस्टम को यूज करके बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। इससे चाउ को भी समझ में आ जाता है कि इसी की वजह से उनकी फैक्ट्री के पास भी हमले हो रहे थे। अब क्रिस और ओवन आपस में बात करते हैं। तब ओवन क्रिस से कहता है कि वो बहुत टाइम से यहाँ रह रहा है और यहाँ से बहुत सारे लोग पैसे कमा करके चले जाते हैं और अब हम पैसे कमाएंगे। क्रिस को ओवन का ये सब कुछ छुपा करके काम करना पसंद नहीं आता है। अब क्रिस ओवन से अपने पैसे मांगता है। तब ओवन क्रिस से कहता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है। इस पर क्रिस को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हेनरी भी कहता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है और उसके पूरा होते ही पैसे मिल जाएंगे। फिर क्रिस ये कहकर के वहाँ से निकल जाता है कि 2 घंटे के अंदर उसके बेस पर पैसे लेकर के आ जाए। फिर हेनरी ओवन से कहता है कि हमें उसके बिना ही ये काम खत्म करना होगा। तभी ओवन वहीं पर हेनरी को गोली मारकर खत्म कर देता है और वहाँ से सभी को निकलने के लिए बोलता है। फिर क्रिस अपने गाँव में पहुँच जाता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके भाई ने उसे पूरी चीज नहीं बताई थी। फिर वो रिलैक्स होने के लिए बच्चों के साथ खेलता है। तभी वहाँ पर लिव आ जाता है। फिर लिव क्रिस से कहता है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। क्रिस भी कहता है कि वो भी अपने गाँव के लोगों को बचा रहा है और फिर वो दोनों एक दूसरे को दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर लिव वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस वहाँ से निकलता है और एक खाली फैक्ट्री में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे उसके भाई हेनरी की लाश मिलती है। अपने भाई की लाश देख करके क्रिस को बहुत दुख होता है और समझ जाता है कि ये ओवन का काम है। तभी वहाँ पर लिव भी आ जाता है और फिर वो दोनों आपस में वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। क्रिस लिव पर भारी पड़ता है। तब क्रिस को पता चलता है कि इस काम के पीछे ओवन का हाथ है। तभी वहाँ पर कोई चीज हेनरी की बॉडी पर गिरने वाली थी, लेकिन लिव वहाँ पहुँच करके उसे बचा लेता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें मारने के लिए ओवन ने गुंडों को भेजा था। फिर वो दोनों मिलकर ग्रेनेड को बाहर फेंकते हैं जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं। फिर थोड़ी देर में गोलियां चलना बंद हो जाती है। तब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। तब तो वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्रिस अपनी गाड़ी को देखता है जो डैमेज हो चुकी थी, जिससे उसे काफी दुख होता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं जिसमें क्रिस को ये पता होता है कि ओवन कहाँ पर मिलेगा। फिर वो दोनों साथ मिलकर के ओवन से लड़ने का डिसीजन करते हैं। दूसरी तरफ ओवन फैक्ट्री में सबके साथ वहाँ पर आ जाता है। फिर वो एक कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक कोड लगा हुआ होता है। फिर वो चाउ से उस कोड के बारे में पूछता है, लेकिन चाउ उसे कुछ नहीं बताती। तब ओवन उसके 2 लोगों को गोली मार देता है। तब चाउ कहती है कि ये लॉक एक पेन ड्राइव से खुलेगा और वो पेन ड्राइव इस वक्त कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तब ओवन उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तब चाउ कहती है कि वो पेन ड्राइव उसके बैग में है, लेकिन वो बैग कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तब उसका बेटा चाउ के फोन पर फोन लगाने के लिए कहता है जो उसी बैग में रखा हुआ था। असल में वो बैग मैं के पास में था और वो क्रिस के गाँव में थी। और उधर लिव को भी पता चल जाता है कि सभी लोग ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं और मैं भी लिव से क्रिस पर भरोसा करने की वजह पूछती है। तब लिव कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और गांव के लोगों का भला सोचता है। और क्रिस मैं की डायरी लेकर के वहां से निकल जाता है। फिर लिव क्रिस के पास आता है। तब क्रिस लिव को कहता है कि उसकी डायरी में तुम्हारा फोटो है और तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी लड़की मिली। तब लिव उसे कहता है कि वो उसकी बेटी है। इस पर क्रिस उससे माफी मांगता है। लिव क्रिस से कहता है कि जब उसकी वाइफ मरी थी तब वो उसके पास में नहीं था, इसलिए मैं उससे नाराज है। लिव क्रिस से कहता है कि वो इस मिशन को करने के लिए इसलिए आया है क्योंकि उसकी बेटी यहीं थी। तब क्रिस लिव को कहता है कि वो अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता रहे। तभी उन्हें बाहर से कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों मिलकर के उन गुंडों को मारते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो मैं के पास फोन लेने के लिए आए हैं। वो उनको फोन दे देते हैं। फिर वो उनसे वो बैग भी मांगते हैं जिसमें वो पेन ड्राइव रखी हुई थी। तब क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है। फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने पर मैं और लिव क्रिस पर गुस्सा करते हैं। तब क्रिस कहता है कि वो पूरे गाँव की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर सुबह हो जाती है। तब क्रिस मैं से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था। तब मैं बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे फैक्ट्री के सभी कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है और पूरे बगदाद के ऑयल को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं कहती है कि इससे ऑयल की स्मगलिंग करके किसी भी देश को बेचा जा सकता है और ये अभी तक की सबसे बड़ी ऑयल की चोरी होगी। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से आए हुए शिप से कैप्टन ओवन से बात करता है।
दूसरी तरफ लिव और क्रिस गाँव से ट्रक में निकलते हैं। वहीं मैं को लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और उधर फैक्ट्री में ओवन चाओ को वो बैग देता है और उसे कंप्यूटर में सब कुछ खोलने के लिए कहता है। फिर मैक कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा करके वो कोड डालती है। कोड डालते ही सुपर कंट्रोल ओपन हो जाते हैं। फिर ओवन जर्मनी के शिप में ऑयल भरवाने लगता है और इसमें 24 घंटे लगेंगे, ये ओवन को बताया जाता है। अब ओवन कहता है कि ट्रक को शिप पर लेकर के जाना होगा। उधर लिव और क्रिस ट्रक लेकर के फैक्ट्री की तरफ आ रहे होते हैं। तभी ओवन के आदमी क्रिस के ट्रक पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रिस सभी चीजों को उड़ाते हुए ट्रक लेकर के उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। ओवन ये सब कुछ देख लेता है। फिर लिव और क्रिस जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री में गुंडों से उनकी जबरदस्त फाइट हो जाती है। फिर ओवन फैक्ट्री से सभी लोगों को निकलने के लिए कहता है क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था और क्रिस और लिव भी एक एक करके उन गुंडों को मारते हैं और अंदर आते हैं। कुछ गुंडे फैक्ट्री के अंदर चाव के पास होते हैं। क्रिस भी अंदर आ जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है। तभी क्रिस देखता है कि ओवन वहाँ से भाग रहा है। फिर क्रिस उसका पीछा करता है। तभी फैक्ट्री के बाहर मैं क्रिस की गाड़ी लेकर के पहुंच जाती है। फिर क्रिस उस गाड़ी में बैठ करके ओवन का पीछा करता है। दूसरी तरफ लिव फैक्ट्री में गुंडों से लड़ रहा होता है और उन्हें एक एक करके मारता है। वहीं पर चाओ लिव से कहती है कि उन्होंने पेन ड्राइव के जरिए से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चाओ लिव से ऑयल को बचाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ओवन अपनी गाड़ी को रेगिस्तान में भगाते हुए जंप लगा देता है। मैं भी क्रिस के साथ उसके पीछे ही होती है, लेकिन क्रिस की गाड़ी पलट जाती है और फिर वो दोनों कार से बाहर आते हैं। क्रिस अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देख करके मैं पर गुस्सा करता है। तभी लिव भी एक ट्रक लेकर के वहाँ जाता है। फिर वो दोनों भी उस ट्रक में बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिस एक शॉर्टकट रास्ता बताता है उनके पास जाने का। फिर वो अपने ट्रक में रॉकेट लॉन्चर को शुरू करते हैं। ये वही ट्रक था जिससे बस को हाईजैक करने के लिए रेत के तूफान को बनाया गया था। फिर क्रिस बहुत तेजी से ओवन के ट्रक को अपने ट्रक से टक्कर मारता है, जिससे वो तीनों ट्रक में जोरदार धमाके हो जाते हैं और ओवन की गाड़ी भी दूर जाकर के गिरती है। ओवन काफी जख्मी हो जाता है। अब वो क्रिस को देखता है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से भाग जाता है। फिर लिव क्रिस को वापस बुलाता है। क्रिस ट्रक में लटक जाता है। फिर वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर वो ओवन की गाड़ी से रस्सी बांधकर कूद जाते हैं और ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और मैं और लिव ओवन की गाड़ी से रस्सी से लटक कर बच जाते हैं। ये देख करके ओवन हंसता है। गाड़ी का वजन ज्यादा होने की वजह से गाड़ी भी खाई में गिरने लगती है। फिर लिव उस रस्सी को छोड़ देता है और वो एक पत्थर पर गिर जाते हैं और ओवन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिर करके मारा जाता है। अब ये दोनों तो बच चुके होते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि क्रिस कहीं नजर नहीं आ रहा। तब इन्हें काफी दुख होता है। तभी मैं को लिव के पास एक डायरी दिखती है। जब वो उस डायरी को देखती है तो उसमें मैं और उसकी माँ का फोटो था। तब लिव कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। ये सुनकर के मैं अपने बाप लिव को माफ कर देती है। फिर दोनों गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी लिव के पैर को क्रिस पकड़ लेता है। फिर वो दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। क्रिस मैं के पास में आता है, लेकिन लिव उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। अब क्रिस कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर वो उस पहाड़ी से मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वो जर्मन शिप को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उधर गाँव में भी लिव और क्रिस की मदद से पानी निकल जाता है। ये देख करके गाँव के लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। अब लिव की टीम लिव के पास आकर के अगले मिशन के बारे में पूछती है। क्रिस भी अब हर मिशन में उनके साथ रहने के लिए कहता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू। तो फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर था। उसका नाम एलन होता है, जो अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था। तभी उसकी वाइफ मैरी की कॉल आती है। वो उसको याद दिलवाती है कि आज उन लोगों ने नया घर देखने जाना था। अब एलन जल्दी से अपना काम खत्म करता है और घर देखने निकल गया था, जहाँ पर मैरी एक एजेंट के साथ नए घर के पास उसका इंतजार कर रही थी। एलन के वहाँ पर पहुँचते ही एजेंट इन्हें घर दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो इन्हें लिविंग रूम, फिर किचन और बेडरूम दिखाता है। तभी मैरी की नजर बेडरूम की बालकनी से बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक पुरानी गाड़ी को देखती है। एजेंट कहता है फिक्र नहीं करें, मैं इससे पहले जब आप लोग शिफ्ट होंगे इसको पहले यहाँ से हटवा दूंगा। जिसके बाद वो उस घर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। एलन अभी भी कंफ्यूज था कि उसे ये घर लेना भी है या नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक ये घर बहुत बड़ा था। एजेंट जब ये देखता है तो उसे लगने लगा था कि शायद ये लोग घर नहीं खरीदेंगे, इसलिए मैरी और एलन को वो अब इस घर के राज के बारे में बताता है। कहता है इस घर का एक बहुत गहरा राज है, घर की एक खासियत है जो दुनिया के किसी घर में नहीं होगी। इतना कहकर वो एलन और मैरी को इस घर के बेसमेंट में एक गड्ढे के पास ले जाता है, जिसे देखकर मैरी कहती है क्या ये तुम हमें यहाँ पर दिखाने लाए हो। वो एजेंट कहता है देखें, इसको सीवरेज मत समझें, ये इस घर का खुफिया रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ऐसा कहकर वो एजेंट उस गड्ढे में चला जाता है, मगर मैरी जाने से मना कर देती है, जबकि एलन उस एजेंट के पीछे चला गया था। जब वो मैरी को अपने पीछे आता नहीं देखता तो दोबारा से मैरी के पास आता
है। इस बार वो भी इनके साथ चली गई थी। एजेंट कहता है कि आप लोगों को इसका दरवाजा बंद करना होगा, तभी तो ये जगह अपना असल कमाल दिखाएगी। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं ये लोग उस रास्ते से इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। ये देखकर मैरी और एलन हैरान हो जाते हैं। तभी एलन नोटिस करता है कि अब सुबह हो रही है, जबकि वो तो इस घर को देखने शाम में आए थे। वहीं पर मैरी भी इस बात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर बेसमेंट में जाकर वो लोग इस घर के फर्स्ट फ्लोर तक कैसे पहुंच गए। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं वो किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गए। अब यहाँ पर एजेंट इन्हें बताता है, देखिए ज्यादा मत सोचें, हम लोग उसी घर में हैं। वो गड्ढा दरअसल एक पोर्टल टाइम ट्रेवल है इस घर का, जिसने हम सभी को वक्त से 12 घंटे आगे ला दिया है। वो एजेंट बताता है कि कल हम शाम को इस घर को देखने आए थे और अब सुबह हो रही है। एलन कहता है, चलो तुम्हारी सारी बातें सच हैं, ठीक है वो एक टाइम ट्रेवल रास्ता है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि इंसान जाता बेसमेंट में है तो पहले फ्लोर पर वो कैसे आ जाता है। एजेंट एलन की इस बात को घुमाते हुए बताता है कि इस घर में एक और खूबी है, बहुत से खरीदार इस घर को लेने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि आप दोनों को ये घर लेना है या नहीं। ये सब बताकर एजेंट तो चला गया था। एलन से मैरी कहती है, हम दोनों घर पहुंचकर फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना है या नहीं। फिर जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी पार्क करती है, वो रोड पार करते 2 बच्चों को देखकर सोच में पड़ गई थी, जिसके बाद सीन कुछ वक्त आगे का दिखाया जाता है। एलन और मैरी ने उस घर को खरीद लिया था और जल्दी उस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। वहाँ पर जाते ही एलन को एक बिल्ली मिलती है, जिसे वो अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर ही मैरी उस पोर्टल को बड़े ही गौर से देख रही थी। सब कुछ ठीक तरह से सेट होने के बाद ये दोनों खूब सारा एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। उसके अगले दिन एलन अपने घर पर बॉस को बुलाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी। तभी एलन के बॉस की नजर वहीं पर खड़ी हुई पुरानी गाड़ी पर पड़ती है, जिसको एजेंट ने अभी तक वहाँ से नहीं हटवाया था। एलन के बॉस को गाड़ियों का बहुत शौक था। वो कहता है, एलन तुम इस गाड़ी को ठीक करवा कर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये अच्छा मॉडल है। एलन अपने बॉस की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे गाड़ियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच बॉस की दोस्त एलन से मैरी के बारे में पूछती है। कहती है, जब से हम तुम्हारे घर पर आए हैं हमें मैरी नजर नहीं आई और न हमसे वो मिली है। एलन जवाब देता है कि हाँ मैरी इधर ही घर के अंदर है। वहीं पर हम दूसरी तरफ मैरी को उसी टाइम पोर्टल से निकलता हुआ देखते हैं, जो पिछली रात उसके अंदर गई थी और अब जाकर वो बाहर आती है, जिसके बाद वो सबसे मिलने आती है और ये कहती है कि मैं नहा रही थी। रात को सब खाना खाते हैं। इधर ही एलन का बॉस यहाँ पर सबको अपने एक राज के बारे में बताता है। कहता है, अभी मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है, जिसको मैं अपने फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ और ये एक मेरा राज है जो मैं आज सबको बता रहा हूँ। ये बातें सुनकर एलन का भी दिल करता है कि वो भी अपने घर के राज के बारे में अपने बॉस को बताए, मगर मैरी उसे रोक लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर का राज किसी को भी पता चले। दरअसल जब उस एजेंट ने बताया था कि टाइम ट्रेवल के अलावा इस घर में एक और खूबी है, तो उसने ये कहा था जो भी उस पोर्टल में जाकर वापस आएगा उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी, यानी कि 3 दिन पीछे चली जाएगी, मतलब कि वो जवान नजर आएगा। और यही वजह थी कि मैरी ने एलन को ये घर लेने पर मजबूर किया था, ताकि वो दोबारा से जवान हो सके। इसके कुछ देर के बाद एलन का बॉस और उसकी दोस्त तो चले गए थे। उनके जाने के बाद मैरी एलन से कहती है, आओ हम दोनों मिलकर बेसमेंट में टाइम पोर्टल में चलते हैं, मगर वो जाने से मना कर देता है। कहता है कि अभी मुझे काम है और कल सुबह मैंने ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैरी गुस्से में अकेले ही उस पोर्टल में चली गई थी। सुबह को जब एलन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है, तो वो उस पोर्टल के पास आकर ये कहता है कि मैरी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसे लगता है कि उसकी आवाज उस तक चली जाएगी। फिर जिसके बाद वो ऑफिस आ चुका था, जहाँ पर उसके बॉस का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। एलन बॉस के पास जाकर कहता है कि आप मुझे फोन करके भी तो बुला सकते थे ना। वो कहता है, अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। एलन कहता है कि उस बारे में बॉस मैं क्या सोचूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इस बात को लेकर आपको मैं कभी जज नहीं करूंगा। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना आपका अपना फैसला था, बस ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मुझे जरा देख कर। ये बात सुनकर एलन का बॉस काफी खुश हो गया था। उधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होने के बाद मैरी बेसमेंट से बाहर आती है और फिर नहाने के बाद अपनी पुरानी जवानी की तस्वीरें देखने लगती है। उसे एक आइडिया आया था, वो उस बेसमेंट पोर्टल के बाहर आने के रास्ते पर एक शीशा लगा देती है, ताकि वो उसमें से जब भी निकले ये देख पाए कि उसकी उम्र कितनी कम हुई है, वो कितना जवान हुई है। इसके बाद फिर से वो उस पोर्टल में चली जाती है ताकि जल्दी जवान बन सके। उसी रात एलन का बॉस अपनी दोस्त से बातें करते हुए कहता है, मुझे लगता है
है कि एलन की बीवी मेरी इस ऑपरेशन से खुश नहीं है। उसने इस बात का सही से मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया था। उसकी दोस्तों से समझाती है, छोड़े हमें क्या लेना देना इस बात से। उधर मैरी अपने घर में रात को जो पोर्टल से बाहर आती है वो देखती है उसका हस्बैंड एलन ऑफिस से आकर सो चुका था। मैरी एलन को जगाती है और उससे पूछती है, मुझे देखो मुझ में कोई फर्क नजर आया? मैं उस टाइम पोर्टल में 3 दफा गई, यानी कि मेरी उम्र 3 दिन कम हो जानी चाहिए थी ना। एलन कहता है, मैरी ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे पहले जैसी नजर आ रही हो। मैं जब ऑफिस से घर आया तो मैंने उसी बिल्ली को उस पोर्टल के पास कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखा जो हमने घर पर रखी हुई है। उसे बोलते हुए देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें किसी खतरे के बारे में बता रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मैरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, मुझे लगता है अकेले रह रहकर तुम्हारा दिमाग कुछ फालतू की सोचें सोचने लगा है। इतना कहकर वो फिर बेसमेंट के पोर्टल में चली जाती है। अब जब अगले दिन वो बाहर आती है मगर तब भी उसे अपने अंदर कोई फर्क नजर नहीं आया था। उधर ऑफिस में एलन जब अपने बॉस से किसी काम के सिलसिले में मिलता है तो उसका बॉस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले गया था, जहाँ पर गन को चलाते ही उसका झटका लगने की वजह से एलन का बॉस नीचे गिर जाता है। बाद में गाड़ी में बैठकर बॉस एलन से कहता है, मुझे लगता है कि झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कोई खराबी आ गई है, मुझे इसलिए जापान जाना होगा क्योंकि मैंने वहीं से ऑपरेशन करवाया था। बॉस यहाँ पर अपना सारा काम एलन को समझा देता है और साथ ही अपने घर की चाबियां भी दे देता है। कहता है कि ये जाकर मेरे दोस्त को दे देना कि कभी अगर उसका दिल किया तो वो मेरे घर पर रहने आ सकती है। यहाँ पर बॉस की बात को मानते हुए एलन उसकी दोस्त के पास घर की चाबियां देने चला गया था। उधर दूसरी तरफ मैरी दूसरी बार भी उस पोर्टल से आने के बाद अपने चेहरे में कोई फर्क नहीं देख पाती, तो उसे अब इस पोर्टल पर शक होने लगा था। इसीलिए वो किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस से पोर्टल के अंदर जाती है। वो एक एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करना चाहती थी। उसका प्लान ये था कि अगर वो पोर्टल वाकई जवान करता है तो इस फल को भी वो पहले की तरह ताजा कर देगा। इसमें ये चीज साबित हो जाएगी कि पोर्टल अच्छे से काम करता है या नहीं। एलन जब घर आता है तो उसे मैरी का लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। उसे समझ नहीं आता कि मैरी किस कल की बात कर रही है, क्योंकि अब तो वो पहले से भी ज्यादा वक्त बेसमेंट में गुजार रही थी। एलन मैरी का इंतजार करता करता सो जाता है। तभी मैरी आती है और एलन को जगाकर कहती है, उठो देखो इस सेब को, जब मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो ये गला सड़ा हुआ था, अब देखो ये ताजा हो गया है पहले की तरह। इसका मतलब वाकई ही पोर्टल उम्र कम कर सकता है और इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रहेंगे और इसी के साथ साथ एलन हम अमर हो जाएंगे। प्लीज तुम इस घर के राज के बारे में किसी को कभी कुछ भी मत बताना। सब बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। वो कहता है, हटो मैरी, इसके अलावा भी मुझे बहुत से काम हैं। और इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान जब एलन उस सेब को खाने लगता है जिसको मैरी पोर्टल में साथ लेकर गई थी तो एलन देखता है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। उसे अब मैरी की फिक्र होने लगी थी। वो सोचता है कि जैसे सेब में से कीड़े निकले इसी तरह मैरी के जिस्म में भी तो नहीं, क्योंकि वो भी तो कई बार उस पोर्टल के अंदर जा चुकी है। इसीलिए वो फौरन से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर आकर वो डॉक्टर से सवाल करता है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी इंसान के जिस्म में ढेर सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हों। ये सवाल सुनकर डॉक्टर को भी अजीब लग रहा था। वो एलन को देखने लगता है, इसीलिए वो घर वापस आ जाते हैं। दरअसल एलन ये सोच रहा था कि सेब की तरह मैरी भी बाहर से तो जवान हो रही है, मगर क्या पता अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रहे और उसमें भी कीड़े पैदा हो जाएं। ये बात वो मैरी को भी बताता है, मगर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैरी घर आकर गुस्से में एलन को चाकू देती है और कहती है, लो काटो मेरी जिल्द को और देख लो मेरे जिस्म के अंदर कीड़े भरे हैं या नहीं। एलन कहता है, मैरी आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम, क्यों जवान होना चाहती हो? वो कहती है, मैं जवान होकर अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक मॉडल बनने का, जो मैं पहले नहीं कर पाई लेकिन अब हर हाल में पूरा करूंगी। इतना कहकर वो फिर से उस पोर्टल में चली जाती है। उधर ट्रांसप्लांट के दौरान एलन को उसका बॉस फोन करता है और कहता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है। वो कहता है, तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से कोई अच्छा सा तोहफा लेना और उसे दे देना। इसीलिए एलन एक पर्स खरीद लेता है। उधर बॉस को डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन ठीक हो गया है। तभी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हल्का सा धमाका होता है जिससे वो दोनों डर गए थे। हम एलन को देखते हैं जो उसी एजेंट से मिलता है जिससे इन्होंने घर को खरीदा था। वो पूछता है, क्या उस पोर्टल में बार बार जाने से कोई पागल भी हो सकता है? जिस पर वो कहता है, देखो अगर उससे तुम्हें कोई मसला है तो तुम उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। जिसके बाद एलन बॉस की दोस्त के लिए खरीदा हुआ तोहफा उसे देने जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है बॉस की दोस्त
तो वहाँ पर अपनी किसी और दोस्त के साथ थी। ये देखकर एलन वापस आ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैरी का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अपना ज्यादातर वक्त उस पोर्टल में ही गुजारा करती थी। एलन इन सब बातों से तंग आकर उस पोर्टल को बंद करने की भी कोशिश करता है, मगर मैरी ने उसे रोक लिया था। बॉस भी जापान से वापस आ गया था और आकर एक लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन जब एक दिन बॉस की बीवी उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया था और उन दोनों का डाइवोर्स, तलाक हो गई थी। अब जब बॉस कहीं पर किसी दूसरे शहर में जा रहे थे तो उनका ट्रांसप्लांट हट जाता है। पेट में आग लगने की वजह से गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से बॉस की मौत हो गई थी। वहीं पर कई साल गुजरने के बाद और लगातार पोर्टल में जाने की वजह से मैरी भी 20 साल की हो गई थी और मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब एक दिन शूट करने के दौरान एक आदमी उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो मैरी ने मॉडलिंग करना छोड़ दी। लेकिन अब भी वो लगातार उस पोर्टल में जाया करती थी। उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर एलन को मजबूरन उसे पागल खाने में भेजना पड़ता है। मैरी के जाते ही एलन ने उस पोर्टल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में आने के बाद मैरी एक ग्लास को तोड़कर उसके शीशे से खुद को मारने की कोशिश करती है। अपने हाथ पर कट लगाने पर उसे पता चलता है कि वो भी उस सीप की तरह ही अंदर से गलती सड़ती जा रही थी। उसके जिस्म में भी कीड़े थे। उस पोर्टल ने उसे बाहर से तो जवान कर दिया था, मगर अंदर से वो बढ़ती उम्र की वजह से खत्म होती जा रही थी। अब मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक कर पाना बहुत मुश्किल था। तो कभी भी किसी ऐसे काम को करने की कोशिश मत करो जो आपके लिए बना ही ना हो, जैसा कि एलन के बॉस ने किया। और दूसरा, मैरी के जवान होने की लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। आप जैसे हैं, जिस हाल में है खुश रहें। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।